चल, एक बार चेक करो आवाज। एसी चाहिए? तू कब आई? वो किधर है तेरी फ्रेंड? क्लियर है आवाज? हाँ, मैसेज डाल। कौन से? क्योंकि 2 3 4 मुझे साथ में लेना है, वो तीनों सीक्वेंस में पढ़े जाएंगे। सबके फोन साइलेंट पे है, मेरे को किसी का फोन बीच में बजना नहीं चाहिए। सिर्फ लेक्चर साइड में चालू रख कि आवाज बीच बीच में चेक करने को। एक का फोन सिर्फ चालू रखो, थोड़े से आवाज में कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, बीच बीच में चेक करने को। नहीं तो बीच बीच में आवाज चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो बीच बीच में तो ये हेडफोन्स डाल के चेक कर लिया कर। सब यूनिट्स और चैप्टर 5, ठीक है। 2 चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे, एक ही चैप्टर बड़ा लिया है, फर्स्ट डे है, लाइट चैप्टर्स रखे। क्लियर? जाके क्या करना है, साथ के साथ में इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेने। आज जैसे ही टाइम मिलेगा इसके एमसीक्यूज 20 20 30 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन में जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है वो? ओकोनोमिया, जिसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है हाउस होल्ड। उसके बाद 19th सेंचुरी को इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया था? पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोला गया था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन से ईयर में? ईयर 1776। इस बुक को दूसरी नाम से क्या बोला जाता है? फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? उसके बाद इकोनॉमिक्स पूरी तरह, इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है? पहले तो स्केर्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ प्रोसेसेस by which relatively scarce resources are allocated to satisfy unlimited human wants. So दो चीज, इकोनॉमिक्स दो चीजों से रिलेटेड। पहली बात, जो रिसोर्सेज है वो कैसे है? लिमिटेड यानी कि स्केर्स। और दूसरा, जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसे है? अनलिमिटेड। सो दो फंडामेंटल फैक्ट्स इकोनॉमिक्स के। पहला, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। दूसरा, स्केर्स रिसोर्सेस। मीन्स या रिसोर्सेस, एक एमसीक्यू आता है तुम्हारे मॉड्यूल में पीछे, मीन्स आर ऑल्सो नोन एज रिसोर्सेस या रिसोर्सेस इज ऑल्सो नोन एज मीन्स। याद है सबको? हाँ। उसके बाद, बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का नाम कौन सा है? एडम स्मिथ मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मेनार्ड कीन्स। कीन्स याद है? सो इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला? ये नैरो डेफिनेशन मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही रहेगा, स्केर्स रिसोर्सेस अनलिमिटेड बॉन्ड्स, बस इतना ही इकोनॉमिक्स नहीं है, इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स है। और डे टू डे इवेंट्स देयर आर वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज। और उन्होंने बोला सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं इकोनॉमिक की कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस स्केर्स है। डे टू डे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जैसे कौन से दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन्होंने बोली है? ग्लोबल क्राइसिस, कौन से वाला? 2008 वाला। दूसरा, पैंडेमिक कोरोना, जो हमने सबने देखा है। उसके बाद, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी appropriately tackled, but it would enable us to examine a problem in its right perspective. इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स ने ये भी बोला कि जो इकोनॉमिक थेरीज है वो थेरीज तो हम पढ़ रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स रहती है वो प्रॉब्लम्स ये थेरी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? हर प्रॉब्लम का आंसर हमारे थ्योरी में नहीं है, वो सिर्फ प्रॉब्लम को कैसे पर्सपेक्टिव से देखे या कैसे वे आउट निकाले वो इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक्स हम बिजनेस में कैसे यूज करेंगे, इकोनॉमिक थ्योरीज को हम बिजनेस में कैसे यूज करेंगे ताकि हमारे बिजनेस डिसीजंस कैसे हो, स्ट्रांग हो, या हम बिजनेस डिसीजंस ले पाए, दैट इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स दो चीजों से बनता है। पहला, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजन। पहला वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बिजनेस कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, या कितना सर्वाइव करेगा, गोइंग कंसर्न पड़ा है ना अकाउंट्स में, कितना सर्वाइव करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो मैनेजर या वो ओनर कितने अच्छे डिसीजंस ले रहा है, राइट। अच्छे डिसीजंस मतलब साउंड डिसीजंस ले रहा है, और वो चीज, वो साउंड डिसीजंस कैसे लेगा, इकोनॉमिक थ्योरीज यूज करके, वेरियस टेक्निक्स यूज करके। कौन सी टेक्निक्स, जो इकोनॉमिस्ट ने दी है हमें, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम क्या बोलेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। सो व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहां पे हम थेरोटिकल इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल बिजनेस लाइफ में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। देयरफॉर बिकॉज हम इकोनॉमिक थेरोटिकल इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम कौन सा है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, और इसका तीसरा नाम क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्यों मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिकॉज हम इकोनॉमिक्स थ्योरी यूज कर रहे हैं टू मैनेज आवर बिजनेस, इसलिए इसका थर्ड नेम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्लियर है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज आल्सो क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरी। माइक्रो, माइक्रो हम पढ़ के आए, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, करेक्ट, एंड मैक्रो मतलब अग्रीगेट, ओवरऑल। स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स याद आ रहा है, वो एक पार्ट है मॉड्यूल में जहाँ पे अलग अलग वो दिए हुए कि कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग चीजों से रिलेटेड है। माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, करेक्ट, ये सब, ऑपरेशंस, रिसर्च एक्सेट्रा। अब जोएल डीन ने डिफाइन किया बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अगेन जोएल डीन इज अ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन योर बिजनेस पॉलिसीज, तो इसको बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। क्यों साइंस, करेक्ट, अलग अलग मेथड्स यूज करे, साइंटिफिक मेथड यूज करे, कॉज एंड इन रिलेशन, वो सब। इट इज एन आर्ट, करेक्ट, याद आ रहा है, क्यों आर्ट, टूल्स टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, करेक्ट, प्रैक्टिकल है, वो प्रैग्मेटिक है। फिर बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज हम हमारे बिजनेस को सिर्फ देख रहे हैं, हम दूसरों के बिजनेस को देख रहे हैं क्या, हम उनमें जाके इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, बिकॉज हम सिर्फ हमारे बिजनेस के रिलेटेड है, दैट इज इंडिविजुअल, इसलिए वो कौन से इस पे बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस को देख रहे हैं, बट ओवरऑल मेरा भी बिजनेस एक किसी के लिए तो माइक्रो इकोनॉमिक रहेगा, करेक्ट, इसलिए। उसके बाद थ्योरी ऑफ मार्केट, ये चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, वो सब। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं करता है, प्रैक्टिकली हम उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब इंटरलिंक्ड इन नेचर। एंड लास्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मतलब क्या, नॉर्मेटिव मतलब दो चीजें, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव सजेशंस दे सकते हैं जो हो सकता है, पॉजिटिव मतलब जो हो गया है, ठीक है। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स ऊपर ही पढ़ा, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हर इकोनॉमिक की थ्योरी हमें सिर्फ टैकल करने के लिए वे आउट देती, ऐसा नहीं कि वो होगा ही, क्या हो सकता है वो ये बताए, इसलिए वो कौन सा है, नॉर्मेटिव। प्रैग्मेटिक, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, इन तीनों में बिल्कुल भी कंसेप्ट, प्रैग्मेटिक स्टैंड्स विद प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, एक्चुअल में वो कर सकते हैं। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, नॉर्मेटिव मतलब जो हो सकता है, पॉजिटिव मतलब जो हो गया है या होगा, मतलब है ही वो। अब दो चीजें, पॉजिटिव, पॉजिटिव इट इज व्हाट इज इट इज, मैंने बोला पिज्जा का स्लाइस बड़ा है, वो जो है। नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव मतलब सजेस्टिव नहीं, क्योंकि वो हो गया है, वो वैसा ही है, तो हम उस पर सजेशन दे सकते हैं क्या, नहीं, बट नॉर्मेटिव में हम सजेस्टिव हो सकते हैं। पॉजिटिव में वेरीफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हुआ है हमारे सामने, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉर्मेटिव में हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं वेरीफाई कर सकते। एग्जाम्पल, पॉजिटिव, मर्क्यूरी इज द लार्जेस्ट प्लैनेट है भाई, तुम जाके देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो। तुम बोल सकते हो क्या और बड़ा होना चाहिए, नहीं हो सकता है। बट बर्गर इज बेटर देन पिज्जा, ये जजमेंट है। सो देर इज नो वैल्यू जजमेंट, एसी बंद करो, देर इज नो वैल्यू जजमेंट, और यहाँ पे देर इज वैल्यू जजमेंट। मैं बढ़ाती हूँ टेम्परेचर, बिकॉज ये प्रोजेक्टर प्रॉब्लम देगा नहीं तो। सो पॉजिटिव मतलब वहां पे वैल्यू जजमेंट नहीं है, क्योंकि हम वहां पे सजेशन ही नहीं दे रहे, तो हम जजमेंटल कैसे हो गए। बट नॉर्मेटिव में हम जजमेंटल हो सकते हैं बिकॉज वहां पे हम क्या दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, स्पीड ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं है, ज्यादा स्लो नहीं है, नहीं, चलो। उसके बाद है, ऑलमोस्ट डन है यूनिट 1।
उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स दो चीजों पे, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, क्यों, ये इंडिविजुअल प्राइस से रिलेटेड है। उसके बाद टूल्स क्या है इसके, डिमांड एंड सप्लाई, इनका ही दूसरा नाम है मार्केट फोर्सेस, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टडी एज अ होल और अग्रीगेट इकोनॉमिक, ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादातर, ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये सब बड़े बड़े प्रॉब्लम है, इससे इंडिविजुअल का कुछ भी लेना देना है क्या, नहीं, ये होल लेवल पे, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक है। बट माइक्रो इकोनॉमिक में इंडिविजुअल प्राइस से लेना देना है, इसलिए वो क्या है, कौन सा नाम है उसका दूसरा। और दूसरा ये भी याद रख सकते हो ये वे में कि क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई हम क्यों मार्केट फोर्सेस यूज करते हैं, क्या निकालने के लिए, प्राइस निकालने के लिए, इसलिए उसको बोला जाता है प्राइस थ्योरी। समझा यहाँ तक। उसके बाद इसके टूल्स के अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट, अग्रीगेट मतलब टोटल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स देख लो, प्रोडक्ट प्राइसिंग, करेक्ट, ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 to 5 में सब ये पढ़ने वाले, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, क्या है, ओवरऑल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी डाउट है इसमें, नहीं। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, दो जगह स्कोप है, एक है तुम्हारा इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर, एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर। तो अब इंटरनल में क्या प्रॉब्लम है, पहला इंटरनल इश्यूज, इंटरनल इश्यूज को हम दूसरा नाम से क्या बुलाते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज। अगेन मैं बोलूँ बिजनेस के अंदर मतलब बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर सब कुछ चल रहा है, इसलिए जो भी इश्यूज इंटरनल ही सॉल्व हो गए उसको बोलेंगे ऑपरेशनल इश्यूज या इंटरनल इश्यूज। इसके कौन से एंड ये कौन से इकोनॉमिक्स से ये सॉल्व हो सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिजनेस के अंदर है, सिर्फ मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें क्या क्या हो सकता है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, क्या हो सकते हैं इश्यूज, क्या हो सकते हैं ऑपरेशनल इंटरनल इश्यूज, क्या हो सकता है, पहले मेरे बिजनेस को डिमांड फोरकास्ट करना, डिमांड देखना कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालाइज करना कि मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन मैंने करना चाहिए, करेक्ट। तीसरा इन्वेंट्री मैनेज करना, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मैनेज करना। चौथा मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, चैप्टर नंबर 4। फिर उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन से प्रोडक्ट को कितना अलोकेट होना चाहिए, ये भी देखना है। अगर कोई प्रोडक्ट मेरा चल ही नहीं रहा मार्केट में बट मैं सबसे ज्यादा उसी पे टाइम वेस्ट करी तो क्या वो प्रैक्टिकल है, नहीं, क्या वो इफेक्टिव है, नहीं है, तो ये सब डिसीजंस लेना। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ये कौन लेगा, ऑब्वियसली मैनेजर लेगा कि कितना कैपिटल मैंने कौन से प्रोडक्ट में डालना चाहिए, कैसे पैसे मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरा बिजनेस क्या हो, एक्सपांड हो, करेक्ट। उसके बाद प्रॉफिट एनालाइज करना, करेक्ट, ये सब कौन से इश्यूज है, ऑपरेशनल यानी कि इंटरनल इश्यूज है। एंड फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस कैन बी प्रिडिक्टेड बट अनसर्टेनिटी, रिस्क मतलब कि ऑलरेडी तुम बिजनेस खोल के बैठे हो तो तुम रिस्क तो लेके बैठे हो, और अगर तुमको लग रहा है फायर लग सकती है, ये सब रिस्क एनालिसिस है। अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं कि होगा नहीं होगा, ये सब तो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। समझ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, समझ आया यहाँ तक। फिर आता है दूसरे इश्यूज यानी कि एक्सटर्नल इश्यूज। एक्सटर्नल इश्यूज मतलब बिजनेस के बाहर वाले, जिस पे हमारा कंट्रोल है क्या, नहीं, बट इंटरनल इश्यूज पे हमारा कंट्रोल है, हाँ, हमारा मतलब जो ओनर है उसका कंट्रोल है। एक्सटर्नल पे हमारा कंट्रोल है क्या, नहीं, वो किससे सॉल्व होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है, दूसरा बिजनेस साइकिल का स्टेज कौन सा है, एक्सपांशनरी है, ये कॉन्ट्रैक्शनरी है, रिसेशन है, वो सब। फिर नेशनल इनकम का क्या ट्रेंड है, अगर ओवरऑल कोविड में सबका नेशनल इनकम नीचे है तो तुम्हारा कौन सा ऊपर रहेगा, तुम्हारा भी नीचे रहेगा। वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक, आरबीआई कैसे रेट्स पे इंटरेस्ट दे रही है, लोन दे रही है, करेक्ट, ये सब भी अफेक्ट करेगा। उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरमेंट, अगर वर्ल्ड वॉर चालू है तो तुमको क्या लगता है तुम बिजनेस कर पाओगे क्या, नहीं। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ये जो लेबरर्स के अलग अलग वो होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, यूनियंस होते हैं, करेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, नहीं, संगठन, हाँ, संगठन, करेक्ट। अगर ये लोग ने एक साथ ट्राई किया कि चलो आज हम लोग बैठेंगे एम्प्लॉय के स्ट्राइक पे, तुमने कुछ किया नहीं तुम्हारे एम्प्लॉयज के साथ गलत, बट जस्ट उनको दूसरे एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना है तो वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, बैठेंगे। अब इसमें तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, तुमने बोला उनको जाके बैठो, नहीं, ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इस पे हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये कौन से इश्यूज हो गए, एक्सटर्नल इश्यूज। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स दो चीजों सॉल्व कर सकता है, एक इंटरनल इश्यूज, एक एक्सटर्नल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज में हम क्या यूज करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इश्यूज के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, ये मैंने एमसीक्यू लिख के रखा था कि हमने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हाट आर द, for whom to save, correct, for whom to save। तो how to produce, क्या
प्रोडक्शन करना है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्निक चॉइस। इसका क्वेश्चन का ये आंसर क्या रहेगा कि टेक्निक पे बेनिफिट, कैपिटल इंटेंसिव की लेबर इंटेंसिव, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस ये डिपेंड करता है गुड्स या सर्विसेज पे। क्लियर है? यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर 1 का यूनिट 1। चलो, ये तो बहुत ही छोटा। अब यूनिट 2 क्या बोलता है कि इकोनॉमी के बारे में तो पढ़ लिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, स्कोप भी पढ़ लिया, इंटरनल इश्यूज एक्सटर्नल इश्यूज सब पढ़ लिया। अब बोलते हैं कि इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ या फ्यूचर के लिए। अब व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड, क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दो ऑप्शन है, या तो तुम कंज्यूमर गुड बनाओ या तो तुम कैपिटल। कंज्यूमर मतलब डे टू डे वाले, कैपिटल मतलब मशीनरी फिक्स एसेट्स वाले। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, दो टेक्निक्स है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तुम्हारे बिजनेस में तुमको कौन सी टेक्निक यूज करनी है वो तुम्हारे ऊपर है। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, अमीर लोगों के लिए करना है या गरीब लोगों के लिए करना है, तो फॉर विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी तुमको प्रोडक्शन करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। करेक्ट? एंड इसका आंसर है कि रिच या पुअर। उसके बाद व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड, कैसे हम हमारे आज के पैसे यूज करें ताकि फ्यूचर में लोगों के लिए वो सेफ रह सके या फ्यूचर में हम प्रोवाइड कर सके, ये भी है ताकि हम आज इन्वेस्ट करें तो हमारे आगे के लोगों को, पीढ़ी को क्या मिले, वो सेफ रहे, वो कुछ ना कुछ यूज कर पाए, और आज ही हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज ना कर सके, ये चीज कैसे करेंगे। तो चार सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के। पहला हाउ टू प्रोड्यूस, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड या फिर कैपिटल, दूसरा कौन सी टेक्निक, हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन से सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना है, और लास्टली फ्यूचर के लिए क्या सेव करना है, यानी कि क्या इन्वेस्टमेंट हमें करनी है। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़े थे तीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है, पहला है कैपिटलिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहां पे सिर्फ किसकी चलती है, फर्म्स की, इंडिविजुअल की, बिजनेस, फर्म्स इंडिविजुअल्स मतलब लोगों की चलती है। करेक्ट? गवर्नमेंट की नहीं चलती। फ्री इकोनॉमी मतलब जिसके हाथ में प्रॉपर्टी है उसकी चलेगी। करेक्ट? जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी चलेगी। इसको बोला जाता है, इसके दो नाम है, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर लेसेस फेयर इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुमको गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, तुमको जो बिजनेस करना है तुम करो, तुमको लाइसेंस की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, तुमको ना टैक्स पे करना है, कुछ भी नहीं करना है, तुम तुम्हारे मालिक हो। करेक्ट है? दो इकोनॉमी के नाम है, कैपिटलिस्ट के दो नाम है, फ्री मार्केट इकोनॉमी बिकॉज यू आर अ फ्री बर्ड, एंड दूसरा है लेसेस फेयर इकोनॉमी। अब इसके फीचर्स क्या है, पहला राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, उस पर गवर्नमेंट आके छीन सकती है क्या, नहीं। दूसरा फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, तुम कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हो। आज हमारे पास कुछ ऐसे बिजनेस है इंडिया में जिसपे रिस्ट्रिक्शन है कि तुम चालू नहीं कर सकते हो, या अगर तुमने चालू किया तो तुमको बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग वगैरह ये सब लेना पड़ेगा। करेक्ट? तो ऐसा कुछ भी है क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, नहीं। तीसरा फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, तुम कितना भी कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हो, अगेन इरिस्पेक्टिव वो चीज अच्छी है, वो मेरे नेचुरल रिसोर्सेज को खराब कर रही है, कम कर रही है, फ्यूचर में लोगों का क्या होगा, कुछ भी लेना देना है क्या, नहीं। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव, तुम्हारा मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट है कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर को भी फ्रीडम है, वो कुछ भी चीज बाय कर सकता है। करेक्ट? नेक्स्ट कंपटीशन बहुत ज्यादा है बिकॉज हर लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेस्ट करना है ताकि लोग ये, क्योंकि कंज्यूमर के पास भी बहुत ज्यादा फ्रीडम है, वो लगे शिफ्ट हो सकते हैं एक दूसरे पे। करेक्ट? नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये तो बेस्ट क्वालिटी। एंड लास्ट है प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे प्राइसेस कोई भी प्राइवेट वाले नहीं रखेंगे बिकॉज नहीं तो हर कोई ज्यादा कम करेगा, इसलिए जो डिमांड एंड सप्लाई वहां से डिसाइड होगा। उसके बाद इसके मेरिट्स क्या है, बहुत सिंपल है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई तो सेल्फ रेगुलेट हो रहा है, प्राइस मैकेनिज्म कोई भी बीच में आके खुद का प्राइस डाल सकता है क्या, नहीं। उसके बाद ग्रेटर इंसेंटिव टू वर्क, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है, जितना काम करोगे उतना प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, हर कोई पैसों के लिए काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होगा। करेक्ट? उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, क्यों ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब ना कि वेस्ट हो रहा है, एग्जैक्ट जितना चाहिए उतना ही ये कर रहा है। क्यों ऑप्टिमम, बिकॉज हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो हर कोई क्या सोचेगा, मेरा कॉस्ट कम से कम हो, तो वो रिसोर्सेज कम से कम यूज करेगा। उसके बाद कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड बिकॉज उनके पास 100 ऑप्शन है और उनको हर जगह बेस्ट प्राइस में मिल रहा है। करेक्ट? उसके बाद फ्रीडम ऑफ चॉइस है, रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड पनिशेस इन एफिशिएंट, इसका मतलब जो काम करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है,
फ्रीडम करेक्ट, तुम खुद के लिए आवाज उठा सकते हो, तुम खुद के डिसीजंस ले सकते हो, वो सब दैट इज वो फ्रेमवर्क। बट डिमेरिट्स भी, कोई चीज अच्छी है तो कोई चीज बुरी भी। इनइक्वालिटी, क्योंकि जो है, जो पुश्तैनी वेल्थ वगैरह लेके आए उनके लिए तो वो ऑब्वियसली आगे चलता रहेगा, बट जो जिनका नहीं है वो कभी भी ऊपर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो दो क्लासेस ऑफ सोसाइटी, एक है हैव्स, एक है हैव्स नॉट। हैव्स नॉट मतलब गरीब, और हैव्स मतलब अमीर, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ज्यादा है, मतलब एक दूसरे का खून करने के लिए भी कम नहीं करेंगे, बिकॉज सबको अपने प्रॉपर्टी से मतलब है, क्योंकि सबको मालूम है मेरे पास प्रॉपर्टी रहेगी तो मैं लाइक क्या बोलते हैं, मैं बॉस रहूंगा, करेक्ट, अल्टीमेट मेरे को फ्रीडम रहेगा इसलिए। फिर उसके बाद डिमांड पैटर्न डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। डिमांड पैटर्न मतलब कुछ चीजों की डिमांड ज्यादा रहेगी, बट जो नहीं वो चीज रहे। अब देखो, क्योंकि कंज्यूमर फ्रीडम है, सब कुछ है, हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। अब मुझे वो चीज की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि एक ने खरीदी दूसरा भी खरीदा, इसलिए वो डिमांड पैटर्न वैसा चल रहा है, बट एक्चुअल में सोसाइटी की उस चीज की जरूरत है क्या? नहीं, तो वो भी चीज हो सकता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज कॉस्ट कटिंग करने के लिए कभी भी तुमको लोग निकाल सकते हैं, और गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करा तो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन वैसे कुछ बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। कंज्यूमर फ्रीडमिज्म, ऐसा बोलते हैं कंज्यूमर को फ्रीडम है, कंज्यूमर को फ्रीडम है, बट नहीं रहता है वो, क्योंकि उन लोग ने अगर एक साथ ग्रुप बना दिया सब सेलर्स ने, तो कहाँ से कंज्यूमर को फ्रीडम मिलेगा? उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपोलीज, जो मैंने बोला, एक साथ आ गए, ओलिगोपोली बना दिया, इसको भी खरीद लिया उसको भी खरीद लिया, तो मोनोपोली फॉर्म हो सकती है, करेक्ट। तो ये सोसाइटी को हार्म कर सकता है, इकोनॉमी को हार्म कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? पढ़ लो एक बार फटाफट। और इसके एग्जाम्पल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल कौन से? यूएस इकोनॉमी इज अ कैपिटलिस्ट, साउथ कोरिया एंड हांगकांग। फटाक से पढ़ लो। हम्म।
नेक्स्ट है पूरा पोर्शन एक दिन में। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरे दो नाम कौन से? कमांड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे किसकी चलती है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की। तो कमांड इसलिए डिक्टेटर, बिकॉज जो गवर्नमेंट कमांड करेगी वही हम सुनेंगे। और दूसरा है सेंट्रल प्लान, सेंट्रली प्लान, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्स तुम बोल सकते हो। तो वो जो भी प्लान करेंगे वही चलेगा। उसके बाद ये किसने प्रोपाउंड किया था? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें सब कुछ लिखा हुए थे, रूल्स रेगुलेशन तुम ऐसे बोल सकते हो। जो कब बनी थी, कौन से ईयर में थी? 1848। कौन से ईयर में थी? 1848। किसने प्रोपाउंड की थी? कार्ल मार्क्स। किसने? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। अरे उस साथ में भी नाम लो, उसका भी उसमें वो है। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी की? नॉर्थ कोरिया एंड चाइना एंड यूएसएसआर। नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूएसएसआर। इधर है चाइना, ओ इधर है चाइना, हाँ। उसके बाद साउथ कोरिया ऊपर है, नॉर्थ कोरिया नीचे। ध्यान में रखो, ऊपर नीचे मत करना। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या? पहला कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब सब कुछ किसका है? गवर्नमेंट का। दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि गवर्नमेंट मेजर फोर्स है तो वो सबके लिए प्लान करती है। तीसरा कंज्यूमर के पास चॉइस है, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही खरीदना पड़ेगा, वही बेचा जाएगा। उसके बाद इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बिकॉज गवर्नमेंट सबके लिए सोचती है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई मिनिमम रोल होता है, बिकॉज जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगी वही प्राइस पे सेल होगा, वही प्राइस पे परचेस होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का कोई भी रोल है क्या इधर? नहीं। उसके बाद एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मिनिमम ट्राई करेगी कि मोनोपोली, सॉरी मैक्सिमम ट्राई करेगी मोनोपोली ना हो, तो हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। एंड उसके बाद है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मोटिव मतलब किसके लिए काम कर रही है गवर्नमेंट? गरीबों के लिए। हाँ। मेरिट्स क्या है? वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस इकोनॉमिक, ये सब बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट हर चीज गवर्नमेंट कर रही है, तो सामने वाला क्यों ही खुद की प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करेगा? बिकॉज उसको मालूम है जो गवर्नमेंट बोलेगी वही प्राइस पे मेरे को बेचना पड़ेगा। जिससे गवर्नमेंट खरीदने को बोलेगी उसी से लोग खरीदेंगे, तो क्यों ही करना है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा एंड बिजनेस फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेंगे। लेस सॉरी, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ट्राई करेगी सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। और बिजनेस फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल करी हर चीज। एंजॉयज राइट टू वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम हंगर, बिकॉज हर गरीब के पास अभी काम करने के लिए टाइम, वो गवर्नमेंट वही इंश्योर करेगी। लेबर्स आर प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज जैसे ही लेबर को एक्सप्लॉइट करेंगे गवर्नमेंट अपना रूल बना के लेके आएगी। बट इसकी डीमेरिट क्या है? पहला रेड टेपिज्म, करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। ये सब एक ही वर्ड है। रेड टेपिज्म मतलब वही करप्शन, कि बार बार करप्शन बढ़ता जाएगा, बिकॉज हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो लोग अभी पैसा कमाने के लिए करेंगे, जैसे इधर भी है ना, जीएसटी ऑफिस में जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो लोग क्या करते हैं? पैसा कमा के हमको दे देते हैं। फिर लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं है। प्रॉफिट का कोई हार्डवर्क इंसेंटिव ही नहीं है, तो हार्डवर्क करेंगे ही नहीं। प्राइजेस सब गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है, तो हम कुछ भी दिमाग मारी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एंड लास्ट, स्टेट मोनोपोलीज, यानी कि गवर्नमेंट की मोनोपोलीज हो सकती है, करेक्ट। दुकानदारों की मोनोपोली नहीं होगी, बट गवर्नमेंट के आपस में मोनोपोली हो सकती है ना, स्टेट मोनोपोली या वैसे। करेक्ट, डन यहाँ तक। लास्ट इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में तीन सेक्टर आते हैं। हेलो।
देख अभी आया, आया, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। सो सेंट्रल मिक्स्ड इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं। पहला है प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड, एंड तीसरा है कंबाइंड सेक्टर जैसे रेलवेज वगैरह। रेलवेज इज अ प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर, बट भेल हो गया, BHEL, ठीक है, भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ये सब क्या है, कंबाइंड है, थोड़ा सा प्राइवेट थोड़ा सा पब्लिक। क्लियर है। अब बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट तुम मॉड्यूल से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, ऊपर भी हमने देख लिया है। अब उसके बाद नहीं, ये जो है प्राइवेट एंड पब्लिक का जो है ना, ये ऊपर जो हमने बेनिफिट्स पढ़े ना, यही तीन चीजों में, मतलब प्राइवेट को कैपिटलिस्ट वाले बेनिफिट्स लगेंगे, पब्लिक को सोशलिस्ट वाले लगेंगे, और दोनों में तो दोनों का मिक्स्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी थी हमारी, चार सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे, अगर तुम्हारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि सब कुछ प्राइवेट वाला है, तो उसमें तुम कैसे डिसाइड करोगे व्हाट टू प्रोड्यूस, जो कंज्यूमर को चाहिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस। हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, मेन एम प्रॉफिट है, और कैपिटलिस्ट हमें अलाउ करता है प्रॉफिट कमाने, तो जिसमें भी सबसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा उसमें हम डिसाइड करेंगे कि कैसा क्या प्रोडक्शन करना है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिन लोगों की बाइंग कैपेसिटी, अमीर की गरीब, जिसको जो बाय कर सकता है भाई तुम्हारा प्रोडक्ट। करेक्ट। उसके बाद अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो कैसे डिसाइड करेंगे, जो भी गवर्नमेंट बोलता है वो चुपचाप आग बंद करके सुन लेना है। देन यहाँ पे कंप्लीट होता है तुम्हारा चैप्टर 1 यूनिट 2, एंड इसी के साथ चैप्टर 1 का हमारा रिवीजन होता है कंप्लीट। किसी को भी कुछ भी डाउट है चैप्टर 1 में, पक्का, क्लियर, सॉर्टेड। चलो चैप्टर 6 करेंगे ना, अभी एक छोटा किया एक बड़ा करेंगे। ब्रेक चाहिए 2 मिनट का, नहीं ना, है ना एनर्जी, हाँ। कल से सब अपने नोट्स बुक लेके आओ जिसमें नोट्स लिखा है। बताती बस मेरा ही वेट कर रहे थे कब मैं बोलूंगी और तुम लिखोगे। बोलती हूँ कल प्रोबेबली सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चैप्टर रहेगा मैं, तो ताकि तुम्हारा 30% वाला सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल सेकेंड थर्ड 2 घंटे में, अगर फोर्थ भी हो गया तो, नहीं तो कल सेकेंड थर्ड हो जाएगा फिक्स, क्योंकि सेकेंड में ज्यादा यूनिट्स है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ, परसों में माइक्रो पे आ जाएंगे, सिक्स हो गया रहेगा हमारा, तो सेवन तक तो है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड थर्ड को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, सेकेंड और एक छोटा यूनिट ले लेंगे ऐसा है। हाँ तो वही तो एक दिन में अगर नहीं हुआ तो कल 10th ना, सेकेंड और थर्ड नहीं, कल 3 नहीं हो गए, सेकेंड बड़ा है, थर्ड भी बड़ा है। सुबह जाना, मॉडरेटर का लेक्चर क्यों अटेंड करना है, कुछ नहीं है, मत सिर्फ असाइनमेंट सबमिट कर गया। हाँ मैं बोल दूंगी, मत बोला मेरे CA के लेक्चर चाल रहे, मत करना। कल सेकेंड थर्ड फोर्थ ही होगा, क्योंकि वो लास्ट लास्ट में लेंगे ना, तुम्हारी एनर्जी कम हो गई तो फायदा नहीं है फिर वो लेक्चर का। ठीक है, तो कल सेकेंड थर्ड फोर्थ ही होगा। चलो हो गया, निकिता मैडम करे स्टार्ट, आ जाओ। 6th चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर, आ जाओ। पहले स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। अच्छा, 6th चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, जो हमें क्या बताता है, नेशनल इनकम के बारे में, यानी कि पूरी दुनिया की इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से पहला नाम क्या है, जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब क्या, जो इंडिया के अंदर विद इन द कंट्री, ग्रॉस मतलब टोटल, एंड प्रोडक्ट मतलब एडिशन। करेक्ट। अब जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी हम जीडीपी बोलेंगे, जीडीपी का मतलब है कि वो पर्टिकुलर ईयर में, वो पर्टिकुलर टाइम में, वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, 2 डे हो सकता है, 1 डे हो सकता है, मैं जो भी टाइम बोल रही हूँ, वो टाइम में कितना पूरे कंट्री में, विद इन द कंट्री यानी कि इनसाइड द टेरिटरी,
कितने गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हुए हैं। अब फाइनल का मतलब क्या है और कौन से वैल्यू पे, मार्केट प्राइस पे, कौन से प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। अब पढ़ते हैं मार्केट प्राइस का मतलब, मार्केट प्राइस और फाइनल गुड का। अब फाइनल गुड, पहले फाइनल गुड पढ़ते हैं। फाइनल गुड मतलब क्या, अगर मैं कोई भी गुड्स खरीद रही हूँ डायरेक्टली मेरे कंजम्पशन के लिए, करेक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड। यानी कि मैंने को पनीर बेचना है तो मैं दूध लाई, तो क्या मेरा दूध फाइनल गुड है, नहीं। अगर मैं डायरेक्टली पनीर लाई तो क्या मेरा पनीर फाइनल गुड हो जाएगा, लाई, ओके। अगर मैंने लैपटॉप मुझे यूज करना है बट मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा, मैंने स्क्रीन अलग खरीदी और कीबोर्ड अलग खरीदा, क्या मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मैंने लैपटॉप अभी तक पूरा खरीदा नहीं है, समझ रहे। सो दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट आर नोन एज कैपिटल गुड्स। तो तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो या तो इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको बोलेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या, जैसे मैंने बोला मुझे पनीर बनाना है तो मैंने दूध लाया एंड दूध से पनीर बनाया, तो जो दूध मैंने लाया उसको हम कौन सा वैल्यू बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे या इंटरमीडिएट वैल्यू बोलेंगे। एंड जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है दैट विल बी माय पनीर। क्या मेरा इंटरमीडिएट गुड मेरे जीडीपी में काउंट होता है, नहीं होता है, क्योंकि अगर वो हो गया तो वो कौन सा डबल काउंट हो जाएगा, करेक्ट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, करेक्ट। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ मैंने 3 लीटर ऑफ मिल्क लाया जिसकी मार्केट वैल्यू थी 150, अब मैंने इसी को यूज किया आगे पनीर बनाने को और मैंने पनीर बेचा, करेक्ट। अब पनीर मैंने बेचा 250 में, क्या ये पनीर में ऑलरेडी जो मैंने दूध लाया उसका 150 इंक्लूडेड है, हाँ। तो अगर मैंने दूध लाया वो भी ऐड किया और पनीर बेचा वो भी वैल्यू ऐड की तो 2 बार काउंट हो जाएगा ना 150। दैट इज द प्रॉब्लम कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट और गुड्स का क्या करते, वैल्यू इंक्लूड करते एंड इंटरमीडिएट या मिड प्रोडक्ट का करते नहीं है, ड्यू टू द इश्यू ऑफ डबल काउंटिंग, क्लियर। एंड मार्केट वैल्यू मतलब क्या, जितने में हमने वो चीज खरीदी या फिर बेची, की खरीदी, मार्केट जितने में हम खरीद रहे, है ना, खरीद। अगर सपोज 100 कार्स है, मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है, तो वो 200 मोबाइल से 20 लाख का, तो वो 10,000 ऑर्डर से, तो मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी, जितने में मैं खरीदूंगी या बेचूंगी, करेक्ट, जितने में भी उसकी वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अगर चंदू इंडियन है, वो अगर इंडिया में सर्विसेज देगा तो वो जीडीपी में आएगा, बट अगर चंदू फॉरेन, जस्टिन बीबर है फॉरेनर है, वो इंडिया में आके कॉन्सर्ट करे, क्या वो जीडीपी आएगा, 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 विद इन द कंट्री हो रहा है ना। कोई भी चीज जो गुड्स एंड सर्विसेज, तुमको फर्क नहीं पड़ता वो इंडियन है कि फॉरेनर है, अगर वो गुड या सर्विस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो रही है, कंट्री के अंदर हो रही है और उससे अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो वो तुम्हारे इंडियन जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो अगर जस्टिन बीबर आके इंडिया में कॉन्सर्ट कर रहा है तो वो आएगा, इरिस्पेक्टिव जस्टिन बीबर इंडिया का है कि बाहर का है। इंडिया में उसने कॉन्सर्ट किया, इंडिया से पैसे, इंडिया में पैसे कमाए, तो वो चीज आएगी, क्लियर है सबको। अगर चंदू बाहर जाके पैसे कमा रहा है तो नहीं आएगी, करेक्ट, क्योंकि वो इंडियन जीडीपी में नहीं आएगा। तो देखो, अगर चंदू इंडियन है, सर्विसेज इंडिया में दे रहा है, तो 100 रुपीज तो इंक्लूडेड इन जीडीपी। अगर जस्टिन बीबर है, अगर वो फॉरेनर है, अगर वो इंडिया में आके कॉन्सर्ट कर रहा है तो वो भी हमारे जीडीपी में आएगा। बट सपोज चंदू फॉरेनर है, चंदू इंडियन है बट वो फॉरेन में जाके कॉन्सर्ट कर रहा है, तो इंडिया की जीडीपी में वो आएगा क्या, नहीं आएगा। आवाज आ रही है ना, क्लियर। हाँ, अब यहाँ तक सबको क्लियर है। तो हमने जीडीपी के पूरे वो डेफिनेशन को तोड़ लिया, मार्केट वैल्यू पढ़ लिया, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ लिया, फाइनल गुड्स पढ़ लिया एंड डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन द कंट्री पढ़ लिया है। अब हम जाते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या है, एक फ्लो वेरिएबल है, इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। फ्लो वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नहीं कि हम एक ही टाइम के लिए, एक ही पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए, वो चलता जाएगा। कभी भी हम जीडीपी निकाल सकते हैं, फॉर अ मंथ जीडीपी निकाल सकते हैं, फॉर अ ईयर निकाल सकते हैं, फॉर क्वार्टर, 6 मंथली, कभी भी निकाल सकते हैं। तो वो कौन सा वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है, समझा सबको। अब 2 जीडीपी होते हैं, एक रियल, नॉमिनल मतलब नाम का, और रियल मतलब एक्चुअल। नॉमिनल मतलब क्या, आज का प्राइस, आज की क्वांटिटी, दैट इज नॉमिनल, नाम के लिए। बट रियल जीडीपी मतलब क्या, पिछले साल का प्राइस और ये साल की क्वांटिटी। सो अगर सपोज 2022 और 2023 है, मैं अगर ये साल का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जो भी जीडीपी निकलेगा वो कौन सा जीडीपी निकलेगा, नॉमिनल। बट अगर मेरे को एक्चुअल जीडीपी में चेंज निकालना है कि पिछले साल से मेरी ये साल में कितना ग्रोथ हुआ, तो मैं प्राइस क्या रखूंगी, सेम रखूंगी, सिर्फ एक्चुअल में जो क्वांटिटी बढ़ी है उससे मैं जीडीपी निकालूंगी। तो एक्चुअल में बढ़ेगा तो एक्चुअल में रियल जीडीपी तुम्हारी क्या हुई है, बढ़ी है, उसको क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी, समझा। सो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट ईयर मार्केट प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, करेक्ट। नॉमिनल जीडीपी का क्या हो जाएगा, सॉरी रियल का क्या हो जाएगा, करंट प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर,
क्लियर है यहाँ तक? अब नॉमिनल जीडीपी दो रीजन की वजह से चेंज हो सकती है, या तो तुम्हारी करंट ईयर क्वांटिटी चेंज हो गई, या तो तुम्हारी करंट ईयर प्राइस चेंज हो गई. इफ आवर गोल इज टू मेजर चेंज production and it change over time, we need to eliminate the effect of change in prices on a measure of GDP. ठीक है, for this we need to calculate real GDP. वही चीज जो हमने किया. अब GDP is calculated using price of selected previous year, that is the base year. अगर तुमने तुम्हारा पिछला साल फिक्स कर लिया, कोई भी साल हो, अगर तुमको उससे आज की जीडीपी कंपेयर करनी है तो तुम एक साल फिक्स कर ले, तो वो साल को हम क्या बोलते हैं? बेस ईयर. करेक्ट है? यहाँ पे देखो, अब जब तुम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हो तो तुमको क्या लग रहा है कि जीडीपी बढ़ी है, बट एक्चुअल में रियल जीडीपी बढ़ी है क्या? नहीं, वो एक्चुअली में कम हुई है. तो क्या ज्यादा बेटर है, रियल जीडीपी की नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी. नॉमिनल का दूसरा नाम क्या? नकली जीडीपी. मैंने बोला था दूसरा नाम मतलब थेरोटिकल नहीं, वैसे याद रखने के लिए. क्लियर? अब रियल जीडीपी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइसेस. ट्रू और फॉल्स? अग्री डिसअग्री? अग्री. रियल जीडीपी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस, बिकॉज हम प्राइस तो बेस ईयर का ही ले रहे हैं ना, तो वो प्राइस से चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ किससे चेंज होगा? क्वांटिटी. बट नॉमिनल जीडीपी क्या दोनों से चेंज होता है? हाँ. क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये क्वेश्चन था जिससे हमने क्या निकाला था? नॉमिनल और रियल जीडीपी निकाला. अब हमको अगर ग्रोथ निकालना है कि रियल जीडीपी कितने से ग्रोथ हुआ है, तो हम क्या करेंगे? चेंज इन जीडीपी निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? मैथ्स का फॉर्मूला, चेंज इन करंट ईयर माइनस चेंज इन लास्ट ईयर बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर जीडीपी. तो 3000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 2000, तो हमको समझेगा कि कितने से जीडीपी बढ़ी है? 50%. करेक्ट? क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब अगर मेरे को ये निकालना है कि कितने टाइम से जीडीपी बढ़ी है, करेक्ट, क्या कितने टाइम से जीडीपी कम हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर. यानी कि मेरे को नॉमिनल और रियल समझा है, नॉमिनल और रियल आ गया. बट अगर मैं नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल करूंगी तो मेरे को समझेगा कि नॉमिनल और रियल में से कितने टाइम्स जीडीपी कम हुई है, उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर. अगर तुम देखोगे तो 60 से 30 है, नॉमिनल जीडीपी वही साल का 30 है, सॉरी 60 है, और रियल जीडीपी 30 है. मतलब कितने से जीडीपी कम हुई है? रियल में 2 टाइम्स, दैट इज 30 इंटू 2 60, सो 2 टाइम्स से कम हुई है. सो एनालिसिस क्या है इसका? प्रोडक्ट जो एक या 100 रुपए का था इन बेस ईयर, वो अब करंट ईयर में 2 या 200 का होगा, दैट इज 2 टाइम्स से वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, जिसकी वजह से तुम्हारा जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है. क्लियर है? जीडीपी डिफ्लेटर का समझा? कुछ भी प्रॉब्लम है तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100. अब जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड टू डिफ्लेट और टेक इन्फ्लेशन आउट ऑफ द जीडीपी. इसका जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम क्या है? प्राइस इंडेक्स. प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर. कुछ भी डाउट है इसमें? मेरे को पूछो कुछ डाउट है तो. कोई कॉन्सेप्ट तब नहीं समझा, अभी समझाना है तो बोलो मुझे. अब डिफ्लेटर क्या चेंज करता है? रियल और नॉमिनल का बेस एंड करंट ईयर का जो भी एक्चुअल चेंज है वो ये करता है, मेजर करता है. ठीक है, डन डन डन. अब we can also calculate inflation rate using GDP deflator. करेक्ट? यहाँ पे तो इसको प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम है प्राइस इंडेक्स, बट हम इन्फ्लेशन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ द बेस ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ बेस ईयर. करेक्ट? यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ भी डाउट है? अब आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर. करेक्ट? अगर मेरे को अगर कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट, तो कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर अगर मुझे निकालना है, कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है, तो मैं सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट ऐड करूंगी. करेक्ट? तो अगर मुझे लैंड लग रहा है, लेबर लग रहा है, कैपिटल लग रहा है, एंटरप्रेन्योर, तो मैं सारी चीजें फैक्टर कॉस्ट बोल के ऐड करूंगी. तो अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट सपोज 50 लग रही है, तो अमाउंट रिसीव बाय फैक्टर ओनर्स इज 50, उसमें मैं क्या ऐड करूंगी? टैक्सेस ऐड करूंगी. और क्या माइनस करूंगी? सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडीज हमें कौन देता है? गवर्नमेंट. तो वो पैसा है जो हमको हमारी तरफ से नहीं लगाना है, तो हम उतना क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ताकि मुझे एक्चुअल में प्राइस निकले. कौन सी प्राइस लिख रहे? मार्केट प्राइस निकले, क्योंकि मार्केट प्राइस में तुम्हारा टैक्सेस ऐड हो गए. करेक्ट? तो जीडीपी एट एमपी या मार्केट प्राइस, या अगर मैं बोलूं मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, प्लस उसमें क्या ऐड करूंगी? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर? अगर तुमको डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में दिया है, तो तुमको अलग से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करने की जरूरत है क्या? नहीं. बट अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज अलग अलग दिया है, तो अलग अलग लेना पड़ेगा.
क्लियर है सबको? एंड इसी को दूसरा नाम है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एमपी, करेक्ट? अगर मेरे को मार्केट प्राइस से एफसी पे जाना, मैं सिर्फ क्या निकाल दूंगी? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दूंगी। क्लियर है? क्वेश्चंस याद है तुमको सबको? देती हूँ, होमवर्क दूंगी आज। अब फिर हम पढ़ते हैं जीडीपी। जीडीपी तो एमपी और एफसी हमने पढ़ लिया, एमपी और एफसी पढ़ लिया। एमपी और एफसी में किस चीज का डिफरेंस है? सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम जाते हैं बीच वाले वर्ड पे, दैट इज डी एंड एन। डी इज फॉर डोमेस्टिक, एन इज फॉर नेशनल। डोमेस्टिक मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वेदर द पर्सन इज इंडियन और फॉरेनर, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो। अगर वो गुड्स एंड सर्विस इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है, इंडिया में बेचा जा रहा है, तो वो किस में काउंट हो गया? इंडियन जीडीपी में काउंट होगा। सो इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है? जीडीपी में सिर्फ इतना ध्यान रखने का कि वो बंदा को देखो ही मत वो इंडियन है कि नॉन इंडियन है। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि वो जो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है कि इंडिया के बाहर हो रहा है। इंडिया के अंदर हो रहा है तो भाई हमारा है, तो ठीक है। तो इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा। दूसरा, इंडियन अर्न्ड बाय एनआर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा। जस्टिन बीबर इंडिया में कॉन्सर्ट करके गया, आएगा। समझा? क्लियर है? अब नेशनल मतलब क्या? नेशनल मतलब क्या? हमें इधर से लेना देना है क्या? नहीं, हमें बाहर से लेना देना है। अगर हमारा बंदा किधर जाके अर्न कर रहा है? बाहर जाके अर्न कर रहा है, तो हमारे जीडीपी में आएगा। क्लियर है? यहाँ पे जीएनपी नेशनल में हमें लेना देना है वो बंदा रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट है, इंडिया का बंदा बाहर जाके अर्न कर रहा है, तो वो हमारे जीडीपी में आएगा। करेक्ट? करेक्ट। बट बाहर का बंदा बाहर अर्न कर रहा है तो हमारी जीडीपी में आएगा क्या? नहीं। अगर बाहर का बंदा इधर आके अर्न कर रहा है तो आएगा क्या? आएगा, बट वो जीडीपी में आएगा, जीएनपी में नहीं आएगा। क्लियर? सो जीएनपी में क्या आएगा? इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इनकम अर्न बाय रेसिडेंट इन फॉरेन। जो इंडियन रेसिडेंट्स है वो बाहर जाके कमा रहे हैं। क्लियर? इनको ही हम बोलते हैं इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। जो इम्पोर्ट्स है वो आएंगे इधर क्योंकि सामान इंडिया में आ रहा है, और एक्सपोर्ट्स उधर क्योंकि इंडिया का बंदा बाहर बेच रहा है, तो वो आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं नेशनल की बात करूं तो डोमेस्टिक प्लस एनएफआई, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्लियर है? कुछ भी डिफरेंस है? कुछ भी डाउट है या कुछ भी डिफरेंस ऐसा तुमको लग रहा है कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है? करेक्ट? क्लियर है? हाँ। अब ये बोलो, अगर इंडियन इनकम जीडीपी में आएगा कि जीएनपी में? अगर इंडियन कंपनी यूएस में काम कर रही है, जीडीपी या जीएनपी? जीएनपी। अमेरिकन कंपनी इंडिया में काम कर रही, इंडियन रेसिडेंट इंडिया में काम कर रहे हैं, जीडीपी। दोनों में जीडीपी इंडिया में ही है ना, जीडीपी होगा ना? हाँ, समझा? हाँ, बट जीडीपी में आएगा ना, क्योंकि नेशनल में तो जीडीपी प्लस एनएफआई करते ना। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हमने जीडीपी, पहले तो हमने जीडीपी पढ़ा, उसके बाद हमने एमपीएफसी पढ़ा, उसके बाद हमने डोमेस्टिक और नेशनल जीडीपी और जीएनपी पढ़ा। हम जा रहे हैं जी और एन पे, दैट इज ग्रॉस वर्सेस नेट। जीडीपी और एनडीपी पहला वाला लेटर पे, अल्फाबेट पे। अब ग्रॉस मतलब क्या आएगा? टोटल, यानी कि क्या इंक्लूडेड रहेगा उसमें? तुम्हारा डेप्रिसिएशन। और नेट में तुम्हारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहेगा क्या? नहीं। सो नेट मतलब ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन माइनस करे? बिकॉज वो कौन सा कंपोनेंट है? नॉन कैश कंपोनेंट है। डेप्रिसिएशन कौन सा? एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस है क्या? नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस है, पढ़ा रहेगा तुमने। यस, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, डेप्रिसिएशन तुमको इसमें क्या बोलते, क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन बोल के डायरेक्टली नहीं देंगे तुमको, देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो तुम लोग खुद से बना सकते हो। आई थिंक सो। कुछ भी डाउट है इसमें? चलो, अब जीडीपी में से एक्सक्लूड क्या क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जब भी मैं जीडीपी की बात करूं तो दो चीजें, दो नहीं 5 चीजें, चार चीजें।
चार चीजें जो माइनस होगी वो है पहले ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि तुम्हारे पेंशन वगैरह। अब जीडीपी मतलब ये कि जो तुम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो। बट क्या जीडीपी में अगर मैं मेरे को ट्रांसफर पेमेंट मिल रही है, अगर मेरे को पेंशन मिल रही है, तो क्या पेंशन के लिए मैं कुछ काम कर रही हूँ? क्या मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हूँ जिसके लिए मेरे को पैसे मिल रहे हैं? नहीं। तो ऐसी पेमेंट क्या मेरे जीडीपी में काउंट होगी? नहीं होगी। तो ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम जो प्रोडक्शन में रिजल्ट नहीं करता, जिसके तुमको पैसे मिल रहे हैं बट तुम लोग कोई भी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हो, तो इसका जीडीपी में इंक्लूजन नहीं होगा। दूसरा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? स्टॉक्स वगैरह का, करेक्ट। अभी तक वो सब इंक्लूड हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो स्टॉक और शेयर्स विच आर एक्सचेंज इन द मार्केट आर नॉट इंक्लूडेड। फिर आता है तुम्हारा हावेवर वैल्यू ऑफ सर्विसेज, बट ब्रोकरेज वगैरह आएगा क्या? आएगा, बिकॉज वो एजेंट काम कर रहा है तभी उसको ब्रोकरेज मिल रहा है, दैट इज वो प्रोडक्शन कर रहा है तो आएगा। बट अगर मैंने एक से शेयर खरीदा, एक को शेयर बेचा, उससे कुछ मेरे जीडीपी में ऐड ऑन हो रहा है क्या? नहीं। कुछ प्रोडक्शन हो रहा है क्या? ऐसा है कि एक शेयर बेच के दो शेयर आ रहे हैं? नहीं, नहीं हो रहा है। तो इसलिए शेयर्स और या स्टॉक के ट्रांजेक्शन मार्केट में ऐड नहीं होंगे, बट ब्रोकरेज वाला पार्ट ऐड होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर मैंने सेकेंड हैंड गुड बेचा तो जीडीपी में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट हैंड खरीदा था या बेचा था तब ऑलरेडी एक बार ले लिया था, तो फिर से आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बाद अनरिपोर्टेड आउटपुट, जो आउटपुट तुमने, जो गुड्स एंड सर्विस तुमने रिपोर्ट ही नहीं किया, उसका जीडीपी में कुछ लेके फायदा है क्या? नहीं, वो रिपोर्ट ही नहीं किया तो कैसे आएगा बाहर? क्लियर? इलीगल ट्रांजेक्शन, गैमलिंग वगैरह। तो चार चीजें जो तुम्हारे जीडीपी में नहीं आती है, पहला है ट्रांसफर पेमेंट, फ्री ऑफ गिफ्ट, डोनेशन, ये सब जिसके तुमको फुकट में मिल रहा है, तुमको उसके लिए कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, स्टॉक शेयर वाला, बट ब्रोकरेज आएगा क्या? उसका आएगा। कमीशन आएगा क्या? आएगा। तीसरा सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि ऑलरेडी जब वो फर्स्ट टाइम बेचा था तब वो आ चुका था। एंड लास्ट है अनरिपोर्टेड आउटपुट, यानी कि जो भी इलीगल ट्रांजेक्शन है वो चीज। समझा? क्लियर है? अब टैक्सेस एंड सब्सिडीज, प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी, ठीक है ये वाला। तो दो टाइप्स ऑफ टैक्स एंड सब्सिडी होती है, एक है प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी और एक है प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी मतलब वो तुम्हारे प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो तुम्हारी ये प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बट प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडी डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोडक्ट पे। अगर तुमने दो का चार प्रोडक्ट किया तो होगा। क्लियर? अब जैसे अगर तुमको लाइसेंस वगैरह लेना है तो वो तुम्हारे प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर तुमको पोल्यूशन टैक्स लाइसेंस लेना है, पोल्यूशन लाइसेंस लेना है, या फिर तुमको कोई सपोज प्लास्टिक बैग्स अभी बैन हो गए, पहले तुमको या टबैको बनाने के लिए तुमको लाइसेंस वगैरह लेना, तो वो पूछते हैं कि कितना आउटपुट करोगे तुम। दैट इज अ प्रोडक्शन टैक्स, कि तुम्हारे आउटपुट के हिसाब से। और प्रोडक्ट टैक्स कब लगता है? एक्चुअल में आउटपुट बनने के बाद तुम कितने प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पर टैक्स लगता है। करेक्ट है? तो प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी प्लस प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, क्या मैं बोल सकती हूँ, दोनों ऐड करने के बाद मुझे मार्केट प्राइस मिलेगा। करेक्ट? या एक प्राइस मिलेगा। करेक्ट? बट फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन आएगा कि प्रोडक्ट आएगा? फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन आएगा, और मार्केट में मेरा प्रोडक्ट आएगा, जो ऑलरेडी हम लगाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बट प्रोडक्शन टैक्स हमारा फैक्टर में ऐड हो जाता है। करेक्ट? तो ये कुछ भी नहीं है, बेस प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस बेसिक प्राइस, क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। और मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। क्लियर है? इन दोनों में ऑलरेडी तुम्हारे दोनों टैक्सेस आते हैं। तो अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगी? प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, यहाँ पे मैं आऊंगी बेसिक प्राइस पे। और फिर बेसिक प्राइस से अगर मेरे को मार्केट प्राइस पे जाना है तो मैं क्या ऐड माइनस करूंगी? प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। तो ये पूरी राम कथा मैंने क्यों सुना है? सिर्फ एक वर्ड के लिए, बेसिक, एक टर्म के लिए, बेसिक प्राइस। करेक्ट? तो बेसिक प्राइस का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर प्राइस प्लस प्रोडक्शन टैक्स। वर्ड्स पे जाओ। प्रोडक्शन टैक्स मतलब क्या? कि कितना प्रोडक्शन करने वाले तुम टोटल, इररिस्पेक्टिव तुम कितना बेचने वाले हो, जितना तुम प्रोडक्शन करोगे उतने पे टैक्स लग रहा है। और प्रोडक्ट टैक्स मतलब क्या? जितना तुम बेच रहे हो उस पे लग रहा है, जीएसटी जैसा हो गया। क्लियर है? समझा? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि क्या जीडीपी में नहीं आएगा, और दूसरा फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस। अब हम स्टार्ट करें अलग अलग मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। चल, कितने मेथड्स है? इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट, पक्का, और है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उतना ही है? हाँ। चलो, तो कॉन्फिडेंस रखो ना खुद पे, तीन ही है।
सो कौन सा मेथड है? सबसे पहले इनकम मेथड, जिसमें हम जीडीपी इनकम के बेसिस पे कैलकुलेट करें, मतलब जो चीज हम कमा रहे हैं वो अगर हमने कमाई है मतलब प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि हमने कमाया है मतलब हमने कंज्यूम मतलब हमने बेचा या फिर हमने कंज्यूम किया, इसलिए हमको इनकम मेथड से कैलकुलेट कर सकते। तो इनकम मेथड में सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करते हैं? सारे के सारे फैक्टर कॉस्ट। वेजेस इज योर इनकम, रेंट इज योर इनकम, इंटरेस्ट इज योर इनकम, प्रॉफिट इज योर इनकम। तो सारे के सारे फैक्टर कॉस्ट में क्या करूंगी? ऐड करूंगी। एंड इसके साथ साथ मैं क्या ऐड करूंगी? फैक्टर कॉस्ट के साथ क्या क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। करेक्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस इसी को बोलते हैं। अब अगर वेजेस का दूसरा नाम क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज। और रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों को मिला के हमको क्या मिलता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जब मैं तीनों को ऐड कर चारों को ऐड करूं, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, तो मेरे को क्या निकलता है? फैक्टर कॉस्ट। क्या निकलता है? फैक्टर कॉस्ट। इसके साथ मैं ऐड करूंगी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद ही सब कुछ यूज कर रहा है, खुद ही को सैलरी, मतलब वो यूजेस ओन लेबर, ओन कैपिटल, ओन प्रॉपर्टी एंड मतलब इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वेजेस क्या कमा रहा है, ये रेंट क्या कमा रहा है, नहीं, ये सब कुछ खुद का यूज कर रहा है। अरे बट तू खुद का यूज कर रहा है, बट ये भी तो प्रोडक्शन तो कर रहा है। अगर आज मेरा आईपैड यूज कर रही हूँ और मैं कुछ भी इनकम नहीं दिखा रही हूँ, अरे बट मैं तुम सर्विस तो दे पा रही हूँ, मतलब मैं तुमसे तो इनकम ले पा रही हूँ, करेक्ट। तो ये वेजेस इंटरेस्ट मैंने खुद को देने तो चाहिए ना कुछ, क्योंकि मैं सर्विस कर रही हूँ। करेक्ट, समझ रहा है? तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सो entrepreneurs which are not incorporated use their own land, own capital and entrepreneurship. Remuneration earned by self employed is known as mixed income. तो फैक्टर इनकम या इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सारे फैक्टर इनकम प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड। करेक्ट। इसमें वेजेस का दूसरा नाम है कॉम्पेंसेशन, और बाकी तीन ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन सी चीजें आती है? रेंट, रेंट नहीं आती, हाँ, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। करेक्ट। और लास्ट में ऐड क्या करोगे? मिक्स्ड इनकम। क्लियर है? तो डोमेस्टिक इनकम, अगर फैक्टर इनकम से तुम्हें क्या मिलता है? एनडीपी एफसी। करेक्ट। डोमेस्टिक इनकम से, सॉरी, डोमेस्टिक इनकम तुमको जीडीपी एफसी मिलता है, और उससे तुमको अगर नेशनल पे जाना है तो एनडीपी एफसी, एनएनपी एफसी पे भी जा सकते हो। सो टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये फॉर्मूला है। क्लियर? कुछ भी डाउट है इसमें? ये याद है, ये सॉल्व किया था हमने। चलो फटफट ये सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो, चलो। तुम्हारी नींद खुलेगी थोड़ी, उठो, चलो। क्या नहीं? क्या है? चलो जानवी, उठ। कैलकुलेशन दिया है। सुन रही नहीं? कैलकुलेशन दिया है।
है ना। 1925 आंसर है। क्लियर है? किसको भी कुछ डाउट है इसमें? ये क्यों ऐड किया, ये क्यों लेस किया, कुछ है डाउट? नहीं। चलो, फिर एक छोटा सा आता है पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा इनकम मतलब हम कंट्री की इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन कर रहे हैं, यानी कि मैं पूरा इनकम, सपोज मेरी नेशनल इनकम है 10,000 रुपए, बट अगर 10 लोग हैं तो पर पर्सन की इनकम कितनी हो गई उसके हिसाब से? 10,000 डिवाइड बाई 10, दैट इज पर पर्सन की 1,000 रुपए हो गई। करेक्ट? तो दैट इज पर कैपिटा इनकम। बट अगर मैं, या पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी, करेक्ट? तो मैं जब पूरे कंट्री की जीडीपी को या नेशनल इनकम को किससे डिवाइड करती हूँ? टोटल पॉपुलेशन से, तो मुझे पर पर्सन जीडीपी या पर पर्सन इनकम मिलता है, दैट इज नोन एज पर कैपिटा जीडीपी। और ये क्या डिनोट करता है कि हर एक बंदा कितना कमा रहा है ऑन एन एवरेज। करेक्ट? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना, अगर 200 रुपए, भाई एक बंदा सिर्फ 200 रुपए कमा रहा है पूरे दिन में, यानी कि बहुत कम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। करेक्ट? ज्यादा होना चाहिए वैसा। तो ये क्या डिनोट करता है? ये इंडिकेटर है किस चीज का? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री। सो डैश इज द इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री, पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी। क्लियर है यहाँ तक? फिर दो चीजें आती है, एक है नेशनल इनकम, एक है पर्सनल इनकम। इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम मतलब जो चीज तुमने, नेशनल इनकम जो चीज तुमने अर्न किए कि रिसीव किए, अर्न किए, वेदर रिसीव्ड और नॉट, अर्न कर दिए। मैंने बोला कि मुझे सैलरी मिलने वाली है, अभी तक मिली नहीं है, बट मैंने उसके लिए काम किया है, मतलब मैंने गुड्स या सर्विस प्रोडक्शन कर दिए। एक बार मैंने प्रोडक्शन कर दिया तो मेरे नेशनल इनकम में, जीडीपी में तो आ गया। करेक्ट? बट पर्सनल इनकम में आया क्या? अभी तक नहीं। पर्सनल इनकम मतलब एक्चुअल में जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा है, तुमको कैश मिला है। सो नेशनल इनकम मतलब वेदर यू हैव अर्नड इट और नॉट, irrespective of whether you have received it or not. Correct? But personal income only which you have received. Correct? अब मेरे को बताओ, जो भी तुम्हारी पेंशन इनकम है वो नेशनल इनकम में आएगी क्या? नहीं। ऊपर ही हमने पढ़ा ट्रांसफर इनकम नहीं आती है, बट क्या वो तुम्हारे पर्सनल इनकम में आएगी? आएगी, बिकॉज वो तुम्हारे पॉकेट में तो आ गई। करेक्ट? सो फैक्टर पर्सनल इनकम इंक्लूडिंग एनपीश, मतलब फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम आर इंक्लूडेड। ठीक। एनपीश मतलब क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ने अगर तुमको डोनेशन, ग्रांट, ये सब पेंशन वगैरह दिया तो दैट इज अगेन योर ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम तुम्हारे नेशनल इनकम में नहीं आता, बट इधर आएगा। अब एक बोलो, अगर तुमने सेकेंड हैंड गुड बेच दिया तो तुम्हारे नेशनल इनकम में आएगा क्या? नहीं। बट क्या वो तुम्हारे पर्सनल इनकम में आएगा? आएगा, बिकॉज तुम्हारे पॉकेट में पैसा आया है। क्लियर है? समझा? बेसिक दोनों में डिफरेंस ट्रांसफर इनकम का है। नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम आता नहीं है, बट इसमें आता है। क्लियर? So personal income is equal to national income. Personal income is equal to national income minus income, factor income earned but not received. ये आएगा क्या? नहीं आएगा। बट फैक्टर इनकम रिसिव्ड, ये आएगा क्या? आएगा। क्लियर? यही लिखा है, फैक्टर इनकम रिसिव्ड बट नॉट अर्न ऐड करेंगे, और इनकम अर्नड बट नॉट रिसिव्ड ये माइनस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडिविजुअल्स आल्सो कंट्रीब्यूट इनकम विच दे डू नॉट रिसीव। जैसे कि अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट से, अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट जैसे तुमको कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट में से, ये मैंने एक्सप्लेन किया था अगर तुमको याद है, सपोज कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का, तो ये पूरा का पूरा 100 रुपए मेरे नेशनल इनकम में जाएगा। करेक्ट? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। बट ध्यान दो, ये 100 में से वो 25 रुपए टैक्स पे करता है। करेक्ट? वो डिविडेंड पे करता है। डिविडेंड किसको? लोगों को पे करता है 15 रुपए। और रिटेंड अर्निंग्स, रिटेंड अर्निंग्स मतलब वो प्रॉफिट जो वो खुद के रिजर्व में साइड में डाल के रखता है, बट वो किसी को देता नहीं है। बट नेशनल इनकम में तो पूरा 100 रुपए गए। करेक्ट? बट पर्सनल इनकम में टैक्स आएगा क्या? पर्सनल इनकम में भी 100 रुपए आएंगे क्या? अगर नहीं, पूरे 100 नहीं आएंगे। अगर मेरे कंपनी ने 100 रुपए कमाए, तो क्या तुमको लगता है मेरे पर्सनल इनकम में 100 रुपए आएगा, या कंपनी के पर्सनल इनकम में 100 रुपए आएगा? नहीं। नेशनल इनकम में 100 रुपए आएगा, बट क्या कंपनी के पर्सनल इनकम में 100 रुपए आएगा? नहीं, बिकॉज उसमें से उसने टैक्स दे दिया, तो वो नहीं आएगा। प्रॉफिट उसने अनडिस्ट्रीब्यूट करके साइड में रखा, तो उसने रिसीव नहीं किया ना, वो सिर्फ अर्न किया है, बट रिसीव किया है क्या? नहीं। तो ये सब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डिविडेंड आएगा क्या? नहीं। डिविडेंड जिसको मिला है उसके आएगा, कंपनी के पर्सनल इनकम में आएगा क्या? नहीं आएगा। सो पर्सनल इनकम एक्सक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पर्सनल इनकम में आते हैं क्या? नहीं। इवन दो वी हैव अर्नड इट, इवन दो कंपनी ने वो प्रॉफिट कमाया है, बट साइड में रखा है, तो उसको मिला है क्या वो चीज? नहीं। दूसरा, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स, नहीं, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहा है। तीसरा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, क्योंकि वो पे कर रहा है, उसको मिल रहा है क्या? वो नहीं। और चौथा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब ईपीएफ, ईएसआईसी के लिए पैसा डालता है कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए, तो वो भी उसको मिलता नहीं है। समझ रहा है यहाँ तक? अब और दूसरा, फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट में टैक्स का जो लेना देना होता है, जैसे
अगर ये बंदे ने फर्म से, ये बंदे ने सपोज क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने सपोज कोई बंदे से पैसे लिए, करेक्ट, और ये बंदे ने आगे कोई बिजनेस को पैसा दिया, तो अब इसने अगर गवर्नमेंट से पैसे लिए तो ये गवर्नमेंट को पैसा देगा, इंटरेस्ट देगा, करेक्ट, और वैसे इसने आगे दूसरे बिजनेस को अगर पैसा लोन बोल के दिया है तो वो बिजनेस ये बंदे को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो एक से इंटरेस्ट, इधर से इंटरेस्ट जा रहा है और इधर से इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट से हमने लोन दिया और आगे हम गवर्नमेंट को हमने लोन दिया है और यहाँ से हम लोन ले रहे हैं, करेक्ट, तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। इन शॉर्ट, एक जगह हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और एक जगह हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नेट इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव माइनस इंटरेस्ट पेड, करेक्ट। और अगर इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिल रहा है तो वो हम हमारे पर्सनल इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बट इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे तो हम क्या करेंगे, माइनस। समझा? क्लियर है? क्लियर है? सो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम प्लस फैक्टर इनकम, पहले तो ट्रांसफर इनकम, नॉट फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, वो आ जाएगा। दूसरा, एनी इनकम विच यू हैव रिसीव्ड बट नॉट अर्न, क्योंकि वो नेशनल इनकम में आ जाएगा। चौथा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस करोगे, तुम्हारा टैक्स माइनस करोगे और तुम्हारी रिटेन अर्निंग्स माइनस करोगे, करेक्ट, वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ईपीएफ, सोशल सिक्योरिटी वगैरह माइनस करोगे, ऐड करोगे नेट इंटरेस्ट रिसिप्ट। समझ रहा है? क्लियर? या अगर पेड रहेगा तो माइनस करो। कुछ भी डाउट है इसमें? पक्का? अब नेक्स्ट है डिस्पोजेबल पर्सन। तो नेशनल इनकम इज नॉट द सम ऑफ, ये एक मिथ है कि जब मैं सबके पर्सनल इनकम को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। मैं अगर ये 1,000 रुपए कमा रही है, 1,000 रुपए कमा रही है, तो मैं सबके 1,000 रुपए ऐड कर दूंगी तो मेरे को नेशनल इनकम मिलेगी, नहीं। बिकॉज अगेन नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम आता नहीं है, पर्सनल इनकम में ट्रांसफर इनकम आता है, करेक्ट। नेशनल इनकम में तुमने जो अर्न किया है वो भी तुम ले रहे हो, रिसिव्ड और नॉट, बट पर्सनल इनकम में वो चीज आ रही है कि नहीं, तो कम ज्यादा होगा इससे। तो इसलिए नेशनल इनकम इज नॉट द सम ऑफ पर्सनल इनकम। अब नेक्स्ट है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब मैंने सपोज 1,000 रुपए कमाए, वो 1,000 रुपए मेरे पर्सनल इनकम में तो आ गया, करेक्ट, क्योंकि मैंने रिसीव कर लिए, बट क्या मेरे डिस्पोज, क्या मैं वो पूरे के 1,000 रुपए उड़ा सकती हूँ क्या, नहीं, बिकॉज अभी तक मेरे को उस पर से टैक्स भरना है, गवर्नमेंट को लोन, अगर मैंने गवर्नमेंट से लोन लिया तो उनको इंटरेस्ट पे करना है, तो क्या मैं 1,000 रुपए डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ, डिस्पोज करना मतलब उड़ा सकती हूँ, नहीं। तो जब मेरे पर्सनल इनकम में से टैक्सेस वगैरह माइनस करती हूँ तो जो एक्चुअल पैसा मेरे पास बचता है उड़ाने के लिए, उसको मैं क्या बोलूंगी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इससे निकालो तुम्हारा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालो, पहले तो पर्सनल इनकम निकालो। निकालो पर्सनल इनकम निकालो और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालो। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम 7,300, पर्सनल इनकम 7,300। क्या गलती की दोनों ने? तो पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में तो पर्सनल, हाँ, कंपनी का टैक्स होता तो तू पर्सनल इनकम में माइनस करती, बट पर्सनल इनकम टैक्स है तो डिस्पोजेबल में माइनस कर। क्लियर है? किस किस को नहीं आया? श्वेता आया? निकिता? चलो, डन। बड़े आगे, सेकेंड यूनिट छोटा है शायद से, नहीं वो भी बड़ा है, वो बड़ा है। हाँ, ये हो गया। अब डोमेस्टिक इनकम, हाँ,
अब डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या, जो विद इन द इंडियन टेरिटरी कमा रहे हैं, करेक्ट। अब डोमेस्टिक इनकम में एक होगा प्राइवेट सेक्टर से इनकम आएगी और एक होगा जो तुमको गवर्नमेंट सेक्टर से आ रही है, करेक्ट। सो अगर प्राइवेट सेक्टर में दो लोग आते हैं, एक आता है तुम्हारा हाउस होल्ड मतलब हम जैसे लोग इंडिविजुअल घर टू घर, और बिजनेस वाले लोग भी प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, और दूसरी जगह आता है तुम्हारे पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर, करेक्ट। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल या नॉन डिपार्टमेंटल मतलब पूरी तरह गवर्नमेंट के अंडर नहीं है बट गवर्नमेंट होल्डिंग है उसमें, करेक्ट। सो डोमेस्टिक इनकम में दो लोग आते हैं, एक है जो प्राइवेट सेक्टर वाली इनकम है प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर वाली इनकम है, करेक्ट है। अब प्राइवेट इनकम मतलब वो इनकम जो सिर्फ कौन से प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है, यानी कि बिजनेस एंड हाउस होल्ड। सो प्राइवेट इनकम मतलब इनकम विच अक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, क्लियर। सो प्राइवेट इनकम मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर वालों की, दैट इज बिजनेस एंड हाउस होल्ड। सो प्राइवेट इनकम इज इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो विद इन इंडिया प्राइवेट या बिजनेस कमा रहे, प्लस जो वो बाहर साइड कमा रहे वो भी आ जाएगा, और प्लस आ जाएगी ट्रांसफर इनकम, क्योंकि प्राइवेट इनकम कमा रहे नेशनल इनकम नहीं, तो ट्रांसफर इनकम भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्लियर है। अब इन लोगों के लिए ट्रांसफर इनकम क्या हो सकती है, पहला है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अगर मैं बात करूं इसकी डोमेस्टिक इनकम में, ट्रांसफर इनकम क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट मतलब क्या, अगर गवर्नमेंट ने नेशनली किससे लोन लिया है, करेक्ट, नेशनली मतलब दूसरे कंट्री से लोन लिया है, तो वो ट्रांसफर इनकम हो गई, बिकॉज उसके लिए वो लोग प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे ना, वो लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सामने वाले को, बट क्या सामने वाला उनको कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करके दे रहा है, नहीं। फिर दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही ट्रांसफर करे, ये डिपार्टमेंट के पास पैसे कम है तो ये डिपार्टमेंट ने उसको पैसे लोन बोल के दिए, तो क्या सामने वाले ने उसके लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, नहीं, तो वो आएगा क्या तुम्हारे डोमेस्टिक इनकम में, नहीं आएगा। एंड लास्टली ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसा मिला, सब्सिडी मिली, तो क्या उसके लिए अगेन गवर्नमेंट ने कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किया, नहीं, तो क्या वो आएगा, नहीं आएगा, क्लियर है। सो पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में क्या डिफरेंस है, पर्सनल इनकम में हर इनकम आती है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट कमाए कोई भी पर्सनल इनकम है, बट प्राइवेट इनकम में सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर की आती है, करेक्ट। अब प्राइवेट इनकम में तुम्हारे कॉर्पोरेट टैक्स भी आ रहे हैं, बिकॉज बिजनेस तो कमा रहा है ना वो प्रॉफिट, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस तो कमा रहा है, इवन तो वो आगे दे रहा है, खुद नहीं रख रहा है, तो पर्सनल इनकम में नहीं आएगा बट प्राइवेट इनकम में आएगा, क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी डाउट है इसमें। लास्ट पार्ट पे है हम यूनिट का। हाँ, अब आता है सर्कुलर फ्लो, बहुत सिंपल है ये। सर्कुलर फ्लो में क्या है, दो टू फैक्टर इकोनॉमी है या टू सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें दो ही लोग है, एक है तुम्हारा हाउस होल्ड, एक है तुम्हारा फर्म, मतलब प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। अब फर्म क्या, हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा किसको, बिजनेस को, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में बिजनेस क्या देगा हाउस होल्ड को, फैक्टर इनकम देगा, रेंट वेजेस ये सब देगा, करेक्ट। और उसकी मदद से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके बिजनेसेस क्या बनाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, वही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड किससे खरीदेगा, बिजनेस से, फर्म से, करेक्ट। एंड उसके लिए वो लोग क्या देंगे, पैसा देंगे, तो ये ऐसे ही घूमते जाएगा, क्लियर है। सो देर आर थ्री डिफरेंट इंटरलिंक फेजेस। पहला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करेगा, फर्म्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फर्म्स किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, हाउस होल्ड को, करेक्ट। और लास्ट है एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड किस पे पैसा खर्चा करेगा, फर्म्स पे, क्लियर, समझा। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, पहला है प्रोडक्शन मेथड या जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, एंड तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ऑलरेडी हमने आई थिंक सो इनकम मेथड पढ़ लिया है, क्लियर। अब पहला मेथड है वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में तुम लोग को बहुत सिंपल है, तीन सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ये तीन सेक्टर में जितने भी पैसे रहेंगे वो सब क्या करना है, जो भी अमाउंट रहेगी, जितना भी गुड्स एंड सर्विस ये तीन सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ रहेगा वो तुम लोग क्या करोगे, ऐड करोगे, क्लियर है। उसके बाद दूसरा तुम क्या कैलकुलेट करोगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब क्या है कि कितना तुमने आउटपुट बनाया है टोटल, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, इंटरमीडिएट वाला प्रोडक्शन, करेक्ट। सो माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जब तुम ये माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, GVAMP। तो पहला स्टेप क्या, वैल्यू एडेड मेथड का, तीनों सेक्टर्स का एडिशन करो। दूसरा तुम क्या कैलकुलेट करोगे, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लियर। एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट में तुम क्या ले सकते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला हो गया। फाइनली तुमको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिलेगा, NNPFC, जो क्या हो जाएगा, GDP MP
करेक्ट, माइनस डेप्रिसिएशन क्योंकि नेट है, करेक्ट नेट है ना, माइनस डेप्रिसिएशन, एन है बीच में, नेशनल है तो एन एफ आई में ऐड हो जाएगा और लेस हो जाएगा नेट आई। इससे तुमको जीडीपी एमपी मिलेगा, इससे तुमको जीडीपी एमपी मिलेगा, जीडीपी नहीं, जीएनपी एमपी, नेशनल इनकम है ना, जीएनपी एनपी मिलेगा। जीएनपी एमपी से तुमको अगर एनएनपी पे जाना है तो ठीक है। क्लियर। फिर दूसरा मेथड है इनकम मेथड, जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए, सारे फैक्टर इनकम लेके ऑपरेटिंग सरप्लस तुम्हारे ये, सिर्फ इसमें दो तीन चीजें ऐड हो जाती है। पहला है पेंशन हम लेंगे नहीं, करेक्ट, बट इंक्लूड्स वेजेस, बोनस, डीए, कमीशन, ये सब। जब हम कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज वेजेस की बात करते हैं तो क्या क्या आएगा, वेजेस, बोनस, डीए, कमीशन, एम्प्लॉयज, ये सब आएगा, बट पेंशन आएगा नहीं। क्लियर। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेथ, ये सब नहीं आएगा, बिकॉज वो कौन सी इनकम हो जाएगी, ट्रांसफर इनकम हो जाएगी, करेक्ट। हाउएवर कमीशन ब्रोकरेज रहेगा तो वो आएगा, वो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और अगर कोई कैपिटल गुड, सेकेंड हैंड गुड्स का कोई भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो आएगा क्या, नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम ऊपर बढ़ गए कि नेशनल इनकम में नहीं आता है, करेक्ट। लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। चलो अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड में अभी तक हम इनकम इनकम की बात कर रहे थे, जब जितना हमने कमाया उतना हम ऐड करेंगे। एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट बोलता है इनकम तो ठीक है, अभी क्रॉस चेक करने का हम क्या करते हैं, जितना लोग खर्चा कर रहे हैं मतलब उतने गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुए, प्रोड्यूस हुए, तो हम क्या करेंगे, सारे सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर खर्चा ऐड कर देंगे, हाउस होल्ड, फर्म, बिजनेस, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, सबका। तो अभी जीडीपी एमपी इज नथिंग बट समेशन, समेशन मतलब टोटल ऑफ योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन कौन कर सकता है, हाउस होल्ड करेगा, हाउस होल्ड मतलब हम जैसे लोग, वो सब क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम जैसे लोग कंज्यूम करते हैं चीजें, करेक्ट, हम चीजें क्यों खरीदते हैं, रखने के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए। तो हम क्या खर्चे कर सकते हैं, क्लोथिंग पे, एजुकेशन पे, फूड पे, करेक्ट। तो जितना हम खर्चा इन पे कर रहे हैं उतना ही हम सामने वाला प्रोडक्शन करता रहेगा, तभी तो हम कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल स्पेंडिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल यूज, समझा। अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन रहेगा तो जितना भी खर्चा हाउस होल्ड कर रहे हैं फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन में, वो सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्राइमरी गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजम्पशन, यानी कि अगर मैं खुद के बालकनी में खुद टमाटो उगा रही तो क्या वो मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा, आएगा, करेक्ट। एंड लास्ट, लैंड एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स परचेस्ड और कंस्ट्रक्टेड बाय हाउस होल्ड नॉट पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनेंस, बट अगर मैं बिल्डिंग वगैरह बना रही हूँ तो वो मेरे इसमें आएगा क्या, नहीं, सिर्फ प्योरली प्योरली मेरे खाना पीना रहना से ना वो खर्चा, डे टू डे वाला खर्चा वो इसमें आएगा। अगर तुम कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, आगे बेचने के लिए, बनाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा, समझ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या खर्चा करेगी, गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है, ट्रांसफर इनकम पे, पेंशन देने के लिए, सब्सिडीज देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, करेक्ट, गवर्नमेंट पैसा देने के लिए लोगों को, करेक्ट। तो वो सब खर्चा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट हर कोई करता है, करेक्ट। अभी इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, पहला आएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी वगैरह कर रही है असेट खरीदने के लिए, या हमने घर वर खरीद लिया तो वो आ जाएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, स्टॉक भी तुम्हारी असेट है, तो अगर स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, वो भी ऐड हो जाएगी। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, हम जैसे लोग अगर घर वगैरह खरीद रहे वो ऐड हो जाएगा। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रोड्स, हॉस्पिटल, मेट्रो, ये सब गवर्नमेंट बना रही है तो वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी डाउट है इसमें। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये टूट गया इसका, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपेंडिचर बाय फेस फोर्सिंग एंटिटीज ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैं यूएस से इंपोर्ट कर रही हूँ, करेक्ट, तो यूएस से इंपोर्ट क्या मतलब इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज आए तो इंडिया के जीडीपी में ऐड हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। बट अगर पिंकू ने सपोज 50,000 कमाए उससे, तो ये इंक्लूड हो जाएगा मेरे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, बिकॉज मैं पिंकू ने कंज्यूम तो किए वो गुड्स मंगा के, करेक्ट, तो वो इंक्लूड। बट अगर वही चीज एक्सपोर्ट हुई, वही चीज एक्सपोर्ट हुई, इंडिया से एक्सपोर्ट हुई, तो क्या वो हमारे इसमें आएगा, हमारे इसमें आएगा जीडीपी में, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट हुए, एक्सपोर्ट हो गए ना, यहाँ पे कंजम्पशन हुआ क्या उसका, नहीं। तो अगर गुड्स प्रोड्यूस हुए और वो एक्सपोर्ट हो गए तो वो आएगा कि ये 10,000
नहीं आएगा बिकॉज वो डायरेक्टली चले गए, कंज्यूम ही नहीं हुए। तो बट यहाँ पे वो लोग बोलते हैं, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं बट ये जो 50,000 है ये तुम ऐड कर रहे हो ये बोल के कि वो यहाँ पे हमने कंज्यूम किए, तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में आएगा बट वो जीडीपी में नहीं आएगा बिकॉज वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए क्या, नहीं हुए, हमने सिर्फ कंज्यूम किए, वो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ क्या, नहीं, तो वो मत लो। बट जो गुड्स हम लेके आए बट बाहर बेच रहे, मतलब यानी कि या फिर हम जो गुड्स इंडिया में बन के बाहर भेज रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, उसको तुम जीडीपी में लो क्या, लो, बिकॉज वो गुड्स एंड सर्विस इंडिया में बन रहे, इसलिए। करेक्ट, समझ रहा है? तो जीडीपी एमपी में क्या आ जाएगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल मतलब पीएफसी लो बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी लो, ये दोनों, पीएफसी मतलब ऊपर प्राइवेट फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये वाला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लो, इन्वेस्टमेंट वाला सब कुछ, और नेट एक्सपोर्ट्स भी ले लो, नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डाउट है? एक सम देती तुमको, रुको, करो ये वाला सम करो, करना है ना, करो नेशनल इनकम कैलकुलेट। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड मतलब कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड की एक्सपेंडिचर में, प्रोडक्ट। चलो, तो थेरी कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले आता है सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया, जिसमें एक सिस्टम इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया जहाँ पे डेटाबेस में ऑलरेडी जैसे ही कोई खरीदता है या जीएसटी वगैरह के थ्रू इनको पता चल जाता है कि कहाँ से एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैसे इनकम आ रहा है, जहाँ से तुम्हारा नेशनल इनकम कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। सो मेन इसमें स्टेट इनकम और एनएसडीपी इज मेजर्ड बाय द स्टेट, ये याद रखो। उसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बोलते जीडीपी बढ़ रही है मतलब लोगों का भला हो रहा है या कंट्री ग्रो हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। इज इट ट्रू? नो। जीडीपी मेजर क्यों, क्योंकि जीडीपी कुछ कुछ चीजों को कैलकुलेट ही नहीं करता है। करेक्ट, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, की इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बट कितना गरीबों में जा रहा है, कितना अमीरों में जा रहा है, कि जीडीपी ऐसा हो रहा है कि जो जीडीपी बढ़ती जा रही है बिकॉज अमीर अमीर होते जा रहा है,
तो भाई जीडीपी वेलफेयर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, पता नहीं ना टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव हो रही है इन सबसे। इलीगल ट्रांजेक्शन अगर कभी काउंट ही नहीं हो रहे तो हमें पता नहीं। उसके बाद नॉन मार्केट प्रोडक्शन, एजुकेशन लेवल, हेल्थ लेवल, ये तो मेजर, ये सिर्फ इनकम और एक्सपेंस पे मेजर कर रहे हैं, करेक्ट, तो क्वालिटी लेवल पे नहीं हो रहा है। उसके बाद क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे जीडीपी बढ़े तो भी ये सब चीजें तो खराब ही कर रही है वेलफेयर को। उसके बाद लॉस ऑफ लीजर टाइम, इवन तो लोग कमा रहे हैं बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लीजर टाइम ज्यादा है, तो कैसे जीडीपी ग्रो हो रही है, करेक्ट। बट चैलेंजेस भी है नेशनल इनकम काउंट करते वक्त, लिमिटेशंस भी है। पहला कि कोई नेशनल इनकम का फिक्स डेफिनेशन नहीं, कितने लोग आएंगे इतने लोग नहीं आएंगे। उसके बाद कोई फाइनल एंड इंटरमीडिएट, बोलने के लिए इजी है कि पनीर, दूध से पनीर बना दो, दूध मत कैलकुलेट करो, बट क्या इतना इजी है क्या वो फाइनल? ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। डिफिकल्टी इन इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मेरे पास टोटल मेरे को 10,000 आ रहा है, उसमें से रेंट कितना जा रहा है, वेजेस कितना जा रहा है, मैं नहीं कर सकती, और किसके पास इतना टाइम है कि सब अलग करेगा, करेक्ट। और गवर्नमेंट सर्विसेज वैल्यू नहीं हो सकता है। इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा, डेटा बहुत बड़ा है, करेक्ट। चैलेंजेस है ये सब, डेटा इतना है कि कैसे। नॉन मोनेटाइज सेक्टर है, कुछ चीजें जो जिसके लिए तुमको पैसा नहीं मिल रहा है, तुम नेशनल इनकम में बोल रहे हो जो भी अर्न किया तुम डालो, जरूरी नहीं ना सब कुछ पता हो सबको। इलिटरेसी, करेक्ट, कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरता भी नहीं तो कैसे इनकम कैलकुलेट होगा, करेक्ट। अगर 4 लोगों ने इनकम नहीं भरा, आज तुम लोग स्कॉलरशिप करके पैसा कमा रहे हो बट तुम रिटर्न नहीं भर रहे हो, तो गवर्नमेंट को कहाँ से पता चलेगा तुम इनकम कमा रहे हो, करेक्ट। तो नेशनल इनकम में आया क्या? वो नहीं आया। लैक ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तुम बोलते हो ग्रॉस और नेट में से डेप्रिसिएशन माइनस ऐड करो, बट इट इज नॉट दैट इजी। कितना डेप्रिसिएशन ऐड होना चाहिए, कौन सी एसेट है, कैसे करें, दैट इज ऑल अ चैलेंज। क्लियर है? यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 1 होता है कंप्लीट। यूनिट 2 मेरे को लग रहा है कल ही जाएगा अपना। फिफ्थ कर ले क्या अभी, छोटा सा फिफ्थ कर लेते फटफट। आजा। फिफ्थ एक्चुअली मैंने लेना भी नहीं चाहिए। चलो, चैप्टर नंबर 5 बात करता है बिजनेस साइकिल्स, यानी कि हर बिजनेस अलग अलग अपने पूरे लाइफ टाइम में अलग अलग ट्रेन से जाता है। सबसे पहले वो मे बी एक्सपांशन पे होगा, एक टाइम आएगा जब वो सबसे पीक पे है, जैसे ही वो पीक पे आएगा क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वो रिकवरी मोड पे जाएगा फिर से पीक पे आने के लिए, करेक्ट। फिर नीचे कभी कभी ट्रफ या डिप्रेशन में चला जा सकता है, करेक्ट। तो ये सब इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं। सो रिदमिक फ्लक्चुएशन, जब हम रिदमिक फ्लक्चुएशन करते हैं, अग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी that an economy experience over a period of time are called business cycle या trade cycle। so जिसको हम रिदमिक, रिदमिक मतलब रिदम जैसा ऊपर नीचे हो रहा है, करेक्ट। तब जब ऊपर नीचे हो रहा है और इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी उसको क्या करती है, फेस करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। अब ये जो बिजनेस साइकिल है या ट्रेड साइकिल, इसमें 2 पीरियड होते हैं, एक तुम्हारा होता है गुड पीरियड, एक होता है तुम्हारा बैड ट्रेड। गुड ट्रेड, बैड ट्रेड, या गुड पीरियड, बैड ट्रेड। गुड पीरियड मतलब क्या? जिसमें डिमांड अच्छा है, यानी कि तुम्हारा पीक पीरियड, या एक्सपांशन बोल सकते हो, डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, करेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कम है। बट बैड में क्या हो जाएगा? डिमांड कम है, सप्लाई कम है, प्राइसेस गिर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? ज्यादा है, करेक्ट। अगर बट डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, प्रॉफिट है, तो कस्टमर का इनकम भी बढ़ेगा। द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर रिकरिंग एंड अकर पीरियोडिकली, तो जो ये फ्लक्चुएशंस है ये बार बार आएंगे, आएंगे अगेन एंड अगेन, और ये टाइम के लिए है, पीरियोडिकली, नॉट एट अ रेगुलर इंटरवल्स। नॉट ऐसा नहीं है फिक्स किया है कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ था 2 साल के बाद तुम लोग इस पे जाओगे, एक्सपांशन पे जाओगे या रिकवरी, नहीं। बिजनेस अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से क्या होता है? कम ज्यादा होता है। क्लियर है? बिजनेस साइकिल के 4 फेज है। पहला है एक्सपांशन, जिसका दूसरा नाम है बूम, और तीसरा नाम है अपस्विंग। एक्सपांशन, बूम, अपस्विंग। दूसरा है पीक या प्रोस्पेरिटी, दैट इज द मैक्सिमम स्टेज। थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन, वहां से नीचे जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, डाउनस्विंग या रिसेशन। एंड लास्ट है ट्रफ या फिर डिप्रेशन। ट्रेंड रिप्रेजेंट स्टेडी ग्रोथ लाइन और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ट्रेंड जब हम बोलते हैं, ट्रेंड मतलब वो लाइन कैसी जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसे समझा? ये मतलब ये देखो यहाँ पे ये जो पर्पल लाइन है ना, इसको, ये क्या है? ट्रेंड है। ये पर्पल लाइन इज ट्रेंड, समझ रहे हैं? अब एक्सपांशन में कब बोलूंगी? जब पहला है एक्सपांशन, एक्सपांशन के दो दूसरे नाम के अपस्विंग एंड बूम। एक्सपांशन कब बोलूंगी? जब में जीडीपी ऊपर है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, करेक्ट। डिमांड, सप्लाई बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे तो इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे, उनके खुद के शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, एंड बैंक का क्रेडिट बढ़ेगा। बैंक का क्रेडिट क्यों बढ़ेगा? बिकॉज तुम्हारे पास प्रॉफिट है अभी, तो लोन तुमको इजीली मिलेगा, करेक्ट, तो बैंक का क्रेडिट बढ़ जाएगा।
This stage continues till there is full employment of resources. Production is at its maximum possible level. तो expansion में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है और ये तब तक चलेगा जब सारे लोग एम्प्लॉयड नहीं है, बिकॉज एक बार एम्प्लॉयमेंट फुल हो गया फिर नीचे आना चालू होगा, बिकॉज प्रोडक्शन देखो इधर 10 लोग हैं, अगर मैं 10 के 10 लोगों को मशीन पे लगा रही हूँ, मेरे को जरूरत ज्यादा लोगों की है बट ज्यादा लोग आ ही नहीं सकते मैं पूरे, तो फिर नीचे आने लगेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई कम, डिमांड कम, ऐसा ऐसा, तो वो नीचे आने लगेगा। तो पीक या एक्सपांशन में प्रोडक्शन लेवल क्या है, मैक्सिमम है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, दो चीज होते हैं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैं खुद से अनएम्प्लॉयमेंट बैठी हूँ, मैं खुद से अनएम्प्लॉय करूँ, मेरा मर्द नहीं है काम करने का, इसलिए सामने काम है बट मैं खुद से नहीं जा रही, दैट इज इनवॉलेंट्री, दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री मतलब खुद से कोई तुमको निकाल रहा है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज इधर फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल मतलब या तो सामने वाला जॉब स्ट्राइक या इन सब की वजह से नहीं आ रहा है, या तो जॉब चेंज करना है तुमको, वो प्रोफाइल नहीं पसंद आ रही इसलिए। दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल चेंज मतलब डिमांड है बट जैसे लोगों की डिमांड है कंपनीज को वैसे लोग वहां पे रेज्यूमे नहीं दे रहे, क्लियर। प्राइजेस एंड कॉस्ट सब बढ़ता जाएगा बिकॉज डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, इनकम प्रोस्पेरिटी ज्यादा है, पीपल हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करे कि लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करे, और ग्रोथ रेट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इवेंचुअली बढ़ती जाती है, फिर स्लो डाउन होगी एंड एक पॉइंट आएगा जब वो पीक पे रहेगी एंड वहां से कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा चालू हो जाएगा, क्लियर है। सेकेंड है पीक, पीक क्या है, जहां पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज है, इनपुट्स प्राइसेस बढ़ रहे, कॉस्ट बढ़ रही है तुम्हारी, आउटपुट के प्राइस भी बढ़ेगी बिकॉज मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज्यादा है, तो मेरा ये हो जाएगा। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स विल रिव्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेंट्स, यानी कि आप क्या होता है ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या, लॉन्ग लास्टिंग या इजीली ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा वो चीज कंज्यूम करेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग है, एक्चुअल जो छोटे मोटे गुड्स है वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, सबसे ऊपर है। लेटर स्टेजेस ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करेक्ट। इनपुट प्राइसेस इंक्रीज, तो डिमांड बढ़ती रहती है बट सप्लाई कम हो जाएगा। एंड ऑफ एक्सपांशन कब होगा, जब एंड ऑफ एक्सपांशन पीक पे कम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपांशन से किधर जाते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन पे, जहां पे तुम्हारी डिमांड क्या होने लगती है, कम होने लगती है, सप्लाई ज्यादा है अब क्योंकि इतना कमा लिया है, सॉरी इतना प्रोडक्शन कर लिया है, क्योंकि फुल लेवल पे एक्सपांशन पे सब रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो डिमांड कम हो गई बट सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से इनपुट की प्राइसेस कम होती है, इनपुट की प्राइसेस बढ़ी हुई रहती है बट तुम लोग स्टॉक निकालने के लिए कम प्राइस पे आगे बेचते हो, करेक्ट है। सो प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और तुमको अभी लोगों की जरूरत नहीं है आउटपुट प्रोड्यूस करने की, ऑलरेडी बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, डिमांड कम हो जाती है, बैंक क्रेडिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, करेक्ट। इससे क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी, करेक्ट। बिजनेस एंड फॉर्म है पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब क्या, नेगेटिव लोग हो जाएंगे कि भाई नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा, एंड देर इज फॉल इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, पेसिमिस्टिक मतलब वो सोचने टू माइंड्स में चल जाएंगे कि यार एक कॉन्ट्रैक्शन है, नहीं करते यार, छोड़, पैसा डूब गया, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, बैंक क्रेडिट कम हो जाएंगे, बोरोविंग्स कम हो जाएंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, तो पैसे डालते हुए भी वो पैसे नहीं डालेंगे, एंड लास्टली अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो क्या चीज को लीड करता है, डिप्रेशन, क्लियर है। लास्ट स्टेज आता है डिप्रेशन, जहाँ पे दिस द सिवियर फॉर्म ऑफ रेसेशन, जहां से बाहर निकलना इज वेरी वेरी टफ, ऑलमोस्ट डन है, कंप्लीट है। सो ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट नेगेटिव हो जाती है, स्लगिश, स्लगिश मतलब तुम खींचे जा रहे हो बस, के ऊपर कुछ आउटपुट नहीं बन रहा है। नेशनल इनकम और एक्सपेंस क्या हो जाता है, रैपिडली कम हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, अभी कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे क्या, डिप्रेशन वाले फेज में नहीं, वो लोग खुद के पास ज्यादा कैश रखेंगे, करेक्ट। बट बैंक्स क्या करेगी, बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करेगी क्योंकि उनको चाहिए कि पैसा मार्केट में जाए, बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करेगी बट लोग पैसा लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि सबको सब पेसिमिस्टिक हो जाएगी, यार पैसा डालू बट चला नहीं तो, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है, किसी के पास काम ही नहीं है, इसलिए। सो पॉसिबल बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ सकती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की एक्सेस कैपेसिटी इन कैपिटल, मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग गुड्स है, जो कैपिटल गुड्स है, उन्होंने ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन करके रखा है कि वो ही नहीं बेच रहे, तो और वो किधर से प्रोडक्शन करेंगे, तो वहां पे कैपेसिटी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा और डिमांड कम की कम रहेगी, करेक्ट है। ये इसका एग्जांपल है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 1929 टू 1933, क्लियर है। और लास्ट फेज है रिकवरी फेज, जहाँ पे ये सब फिर से आने लगते हैं, धीरे 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 प्रोडक्शन चालू होता है, डिमांड बढ़ती है, करेक्ट, लोअर प्रोड्यूसर्स लोन ले लेके आगे बढ़ते हैं, करेक्ट, समझ रहा है। द स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्परिंग मतलब एनकरेजमेंट जो हम इन्वेस्टमेंट को देते हैं, दैट कॉजेज रिकवरी, एक जन ने भी इन्वेस्ट करना
वो हिम्मत दिखाई तो धीरे 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 फिर से इकोनॉमी क्या होने लगती है, ग्रो होने लगती है। क्लियर है? सो दिस एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपांशन। द डैश स्टेज acts as a turning point from depression to expansion, that is recovery stage। क्लियर है? तीन टाइप ऑफ इंडिकेटर, एक है तुम्हारा लीडिंग, दूसरा है तुम्हारा लैगिंग, लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंट। लीडिंग मतलब होने से पहले ही वो तुमको लीड कर रहा है कि ये हो सकता है। लैगिंग मतलब होने के बाद तुमको बता रहा है कि होगा। करेक्ट? होने के बाद बता रहा है कि ये हो गया, अभी तुमको इंडिकेट कर रहा है कि ये होगा। और लास्ट है कोइंसिडेंट, मतलब जैसे तुमको पता चलता है साथ साथ में वो होता जाता है। तो तीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर है, लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंटल। लीडिंग मतलब क्या, पहले से, लैगिंग बाद में, एंड कोइंसिडेंट मतलब साथ साथ में। उसके बाद ये तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? थ्योरी है, फीचर्स क्या है बिजनेस साइकिल के, ठीक है? इसका तो कुछ नहीं है। एक्सटर्नल कॉजेस और इंटरनल कॉजेस लू, इजी है वो। इंटरनल कॉजेस, इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड। इंटरनल कॉजेस मतलब एंडोजेनियस, अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब बाहर के वजह से, बाहर के देशों की वजह से हमारे इस पे भी हो सकता है। इंटरनल मतलब कि हमारी डिमांड अगर कम हो गई तो तुम्हारा बिजनेस साइकिल होगा। दूसरा है फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, अगर लोग इन्वेस्टर्स ने कम कर दी तो अगेन डिमांड ऊपर नीचे, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई, मेरे को बताओ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि पैसा कम हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज ला दी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लियर? ये तुम लोग पढ़ लेना। कॉबवेब थ्योरी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कि कोई अगर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब हर कोई चीज पॉजिटिव ले रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपांशन होगा। बट अगर हर कोई पेसिमिस्टिक है तो नेगेटिव जाएगा, तो एक्सपांशन नहीं होगा। फिर स्कम्पीटर ने क्या बोला कि इनोवेशन की वजह, जितना ज्यादा इनोवेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा बिजनेस साइकिल एक्सपांशन की तरफ जाएगा। एक कॉबवेब थ्योरी है। कॉबवेब थ्योरी मतलब क्या, कि अगर ऑनियन प्राइस बढ़ते गए उसकी वजह से क्या होगा, वो कॉबवेब में फंस जाओगे तुम। कि एक बार हुआ कि ऑनियन बढ़ता गया जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ी, तो लोगों ने क्या किया, ब्लैक मार्केटिंग चालू किया। कि एक टाइम आएगा फिर सप्लाई इतना बढ़ जाएगा कि डिमांड ही नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो बिजनेस साइकिल रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेजेंट प्राइसेस सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर डेट। तो आज जस्ट बिकॉज ऑनियन महंगा, इसका मतलब ये नहीं ना फ्यूचर में ऑनियन महंगा रहेगा। बट लोग क्या करते हैं, येड़ापना, कि आज ऑनियन महंगा तो यार नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, तो आज ही हम ऑनियन ज्यादा खरीद लेते हैं, उसके वजह से डिमांड ज्यादा हो जाती है एंड प्रॉफिट कम हो जाता है। क्लियर है? सो ये कॉबवेब थ्योरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। एक्सटर्नल कॉजेज क्या है, वॉर। दूसरा पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, वॉर हो गई बट अभी रिकवर कर रहे हैं उससे। टेक्नोलॉजी शॉक्स, एकदम से कोई टेक्नोलॉजी ला दी जो हमको नहीं समझ रही है। करेक्ट? फिर नेचुरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी को देखो, अभी अलग अलग इनकम टैक्स, एआई वगैरह आ गया, या इनकम टैक्स में अलग अलग चीजें आ रही है जिसकी वजह से फिर स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस। नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी, वॉर, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो हो सकता है। ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, तुम्हारे हाथ में क्या, नहीं, ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बिजनेस साइकिल अफेक्ट होगा। होगा हाई स्केल पे हुआ तो ऑब्वियसली होता है ना, वो पर्टिकुलर एरिया को भी अफेक्ट करेगा, तो वहां से डिमांड कम होगी, डिमांड वहां पे सप्लाई बढ़ा रहेगा, डिमांड कम हो जाएगी, वो सब चीजें, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी वहां पे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बिजनेस साइकिल का डिसीजन मेकिंग में कैसा रोल है, क्योंकि अगर उनको अगर मुझे पता है कि मेरा बिजनेस रिकवरी मोड पे है या उसमें है, तो मुझे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग में? करेगा। सो पहला, अगर मेरे को पता है कि मैं बिजनेस में एक्सपांशन मोड पे हूँ, तो मैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लूंगी, और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी, और ज्यादा एक्सपांड करूंगी मेरे बिजनेस को। बट अगर मेरे को पता है रेसेशन मोड पे, तो मैं थोड़ी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम देखूंगी, मैं बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाऊंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मुझे पता है कि मेरा बिजनेस साइक्लिकल है, साइक्लिकल बिजनेस मतलब टाइम टू टाइम आ जाता है, जैसे जैसे ट्रेंड आता है वैसे वैसे मेरा बिजनेस आता है, तो उस हिसाब से मैं डिमांड सप्लाई ये करूंगी। फिर उसके बाद अगर न्यू प्रोडक्ट वगैरह कब लॉन्च करना है, ये मेरे बिजनेस साइकिल पे इफेक्ट करेगा। करेक्ट? उसके बाद मेरे प्रेजेंट इकोनॉमी एंड फ्यूचर, मैं कौन से बिजनेस साइकिल में, उससे मेरे को प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। एंड लास्टली मार्केट, कि आज मैं, अगर ये ट्रेंड है, करेक्ट, तो मेरे को पता है कि आज मैं एक्सपांशन पे हूँ, बट ये कल को जाके ट्रेंड ये हो जाएगा तो मैं कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाऊंगी, तो अगेन मैं मेरे मार्केट डिसीजन, बिजनेस डिसीजन वैसे लूंगी। करेक्ट? इजी। यहाँ पे तुम्हारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट होता है, सिंपल चैप्टर है। तो आज हमने 1st, 5th और 6th का यूनिट 1 कंप्लीट किया है। कल सबसे पहले आके हम यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे 6th का, एंड विल ट्राई सेकेंड चैप्टर हम कंप्लीट करें। करेक्ट? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फ्राइडे तक जाएगा।
तो आराम से है हमारे पास टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 10 चैप्टर आज कर लेना घर पे। 10 चैप्टर का मैं रिवीजन नहीं लेने वाली हूँ, बहुत फालतू है। ठीक है, छोटा सा है, 10 चैप्टर घर में ही कर लेना। प्लीज ट्राई आज 30 एमसीक्यूज एटलीस्ट हम लोग सॉल्व करें। जो मैंने एमसीक्यू बुक दी है ना, उसमें से भी उसका मैंने आंसर की भी भेज दिया है। प्लीज अगर टाइम मिला तो सब कुछ आवर देना, जितने भी एमसीक्यूज है ये सारे चैप्टर्स के वो कंप्लीट कर लेना, ताकि तुम्हारा साथ साथ में एक बार तो भी रिवीजन हो जाएगा। इफेक्टिव लग रहा है, रिवीजन हो रहा है, कुछ और वे से करना है रिवाइज तो बोलो मुझे, कुछ इनपुट है तुम्हारे। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं अभी।